तो हमारे मैनेजिंग एडिटर आपको लगातार इसके बारे में जानकारी भी देते रहे। आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आज भी उनसे हम ये समझेंगे कि जब अब मॉर्गन स्टैनली बात रख रहा है तो उसका क्या मतलब रखा जाए। खैर, हम ग्लोबल मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे। अजय और प्रियंका इस बीच हमारे साथ हैं और 3.5 घंटे अब हम आपके साथ रहेंगे। मेहमानों को भी जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपके सामने लेके आएँ और क्रिस्टल क्लियर रणनीति आपके सामने हो। ग्लोबल मार्केट से अजय शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। कल जब हम गिर रहे थे तो भी यूएस के अंदर गिरावट नहीं थी कि, लेकिन कल यूएस के अंदर भी गिरावट आई। तो भारतीय बाजारों ने एक्शन पहले ही दिखा दिया या फिर अभी उनकी तरफ से जो एक्शन हुआ है उसको डिस्काउंट करना बाकी है? गुड मॉर्निंग निम्बी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। निम्बी ये बताइए, आप 3.5 घंटे करेंगे क्या शो आज? ओके, एक्स्ट्रा 1 आवर। चलिए, अच्छा है। फर्स्ट नहीं 2.5 घंटे, सॉरी माफ कीजिए, 1 घंटा कम कर देते हैं, 2.5 घंटे। सही है, सही। इतना मतलब स्क्रीन से प्यार है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे मूड में आज हमारे निम्बी जी। चलिए, कोई बात नहीं परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने कल सुबह यहीं पे डिस्कस किया था कि जब फिच का डाउनग्रेड आया था ना, तब यूएस मार्केट पूरी तरह में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था। तो कल आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर फॉल आ गया। लेकिन बड़ी पॉइंट क्या है? बड़ी पॉइंट ये है कि यूएस मार्केट सतर्क होना 3-4 दिन से ही शुरू हो गया था। वहाँ पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रही थी जो 102 के ऊपर 4 दिन से हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे यूएस यील्ड्स भी बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं एक पोजीशनिंग ऑलरेडी थोड़ी कॉशन वाली हो रही थी। और ये मत भूलिए कि यूएस मार्केट बहुत जोर से चला हुआ है नीचे से, चाहे वो टेक हैवी नैस्डैक हो। अच्छी बात ये है जो मैं आपको बता रहा था कि ये यूएस की भी रैली ब्रॉडन हो रही है। अब रसल भी चलने लगी थी, नंबर अच्छे आए, आंकड़े ठीक ठाक थे, यूएस जीडीपी मजबूत आया था। तो ये सब रीजन की वजह से। और मैं बता दूं कि डाउनग्रेड की वजह से नी जर्क रिएक्शन यूएस में भले आया। आज देखिए, कल हम भी रिएक्ट कर गए बहुत जोर से क्योंकि हम भी चले हुए थे। आज अगर तस्वीर देखेंगे आप तो आपको पार्ट्स ऑफ एशिया आज हरे निशान में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यूरोप भी चला हुआ था, वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी आई। लेकिन जो ग्लोबल बड़े दिग्गज हैं, आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कमेंट्री दी है कि ये बैकवर्ड लुकिंग डेटा पे आया है और यूएस इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन नहीं है सही। चलिए ठीक है, वो तो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन आप जेमी डायमंड की कमेंट्री देखिए। रिडिकुलस बोला उन्होंने इस डेटा को। आपने देखा? एब्सोल्युटली, मैंने पढ़ा जेमी डायमंड ने कहा रिडिकुलस। चलिए ठीक है, वो सब ओपिनियन है, मान लेते हैं। आप प्योर इकोनॉमिक डेटा देखिए। हाँ। तो इससे कोई बहुत बड़ा डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा ग्लोबल मार्केट इस रेटिंग डाउन से, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है। करेक्ट, ये सीधी बात है। और जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए यूएस का चल जाना, वो सब ऑलरेडी एक बहाना था। और ये यूएस मार्केट को भी एक बहाना चाहिए था जो मिल गया, और भारतीय मार्केट को भी एक बहाना चाहिए था जो फिच नहीं आके, बल्कि हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि कोई रीजन से एक घटा तो क्योंकि इतना पैसा साइड में बैठा हुआ है। इंडियन मार्केट में इतना पैसा साइड में बैठा हुआ है। और इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट की बात अगर आप कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यूएस की इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को या दूसरी कंट्रीज को, लेकिन मॉर्गन स्टैनले इंडिया को तो ओवरवेट कर रहा है। लॉन्ग वेव की शुरुआत आज सुबह मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया को वैल्यूएशन बताया खिंचे हुए नहीं है। हाँ। और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया को, चाइना के भी कितने सारे शेयर्स को डाउनग्रेड किया। कल हमने आपको बताया था, सिटी ने भी यही कहा कि अगर कोई पुल बैक आता है और पैसा निकलता है इंडिया से चाइना के फेवर में, क्योंकि वो अल्ट्रा चीप हो गया तो एक ट्रेड बन सकता है वहाँ, तो उस मौके को छोड़िए मत। तो ये बहाना था, आपको एक अच्छा पुल बैक मिला। कल भी मैं बता दूं आपको, तो 100 पॉइंट निफ्टी लास्ट आवर ट्रेड में रिकवर होकर बंद हुआ है। आपको बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर रिकवर होकर बंद हुआ है। अगर आप इंटरडे देखिए, हाँ, रिकवर हुआ था लास्ट में। क्या रिकवर हुआ? सबसे पहले आईटी रिकवर हुआ था, उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गई थी। टेक महिंद्रा जैसे कुछ स्टॉक तो ऑलमोस्ट हरे निशान में आके बंद हुए थे। हाँ, आज कॉग्निजेंट ने अपनी खराब गाइडेंस को ना बढ़ाया नहीं है, रिटेन किया है। इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है। और दूसरा आप ये भी देखिए, क्वालिटी स्टॉक जहां पे अर्निंग स्ट्रांग है सब रिकवर होकर बंद हुए थे। दूसरी बात ये मत भूलिए कि आप कह सकते हैं कि सब फ्लोज तो 5 दिन से नेगेटिव है। हाँ, कल भी एफआईएस का एक बड़ा सेलिंग आया और ये जारी रह सकती है नियर टर्म में। कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ दिन और भी जारी रहे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कल हमने 430 के आसपास से रिबाउंड किया था। हो सकता है कि हम 400-500 के बीच में फंसे। 19,200 भी एक प्रोबेबिलिटी है अगर एफआईएफ फ्लोज चली। लेकिन इंटरनल देखिए, जीएसटी कलेक्शन के आप आंकड़े देखिए, इंटरनल बहुत मजबूत है। आप अर्निंग्स क्वालिटी देखिए, 70% अर्निंग्स हो चुकी हैं। अभी तक कोई ऐसे भीषण नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बिल्कुल जारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ही खरीद लीजिए सारा माल, लेकिन रुझान पुल बैक्स पे लेने का बना के रखिए। रेंज ही बता दें आपको बात। अच्छा, इससे पहले एक और बात आपको मालूम है कि इस समय इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जो कैश लेवल्स हैं
हाँ। वो 8% के आसपास आ गए हैं, 7-8%, यानी फिर से एलिवेटेड हुए हैं जो बहुत बढ़े हुए हैं। यानी Deploy कर अगर एफआईआई की फीलिंग आती है तो कुशन रहेगी ये फॉल, Right. क्योंकि एफआईआई के बाद एमिनिशन है बाकी वापस डालने का। Sure. तो दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे गिरावट ने पैसा लाने का रुझान बनाए, एकदम दौड़िए मत, आपको लेवल्स खुद ही बता देंगे। ठीक है, थोड़े से अर्निंग्स के क्यूज कम हो जाएंगे, थोड़ा ग्लोबल क्यूज पे हम ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ही मत खरीद दीजिए, आज कल देखिए, कल नेक्स्ट वीक में किससे ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन रुझान बहुत भीषण मंदी का मत बनाइए, पॉजिटिव ही रखिए। ऑलराइट, तो मूड माहौल आपको थोड़ा सही रखना है, सिर्फ थोड़ा डिप्लॉय मनी करना है धीरे धीरे। चलिए हमारे साथ अनसेट कैपिटल के अनुराग सिंह हैं, उनसे भी क्विक व्यू ले लेते हैं कि भाई ये मामला कितना बड़ा हो सकता है और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अनुराग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे थोड़ी भगदड़ मची थी कल के बाजार में, यहाँ भारत में हमने देखा, यूरोप भी कल थोड़ा परेशान था, लेकिन आज सुबह थोड़ी सेम्बलेंस आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है। आपको कैसे लगता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये फिच डाउनग्रेड रिलेटेड जो वीकनेस है, जो उनकी वजह से ट्रिगर्ड वीकनेस है, इसे हमें कैसे रीड करना चाहिए? अजय, गुड मॉर्निंग। और नहीं, इतना बड़ा इवेंट तो देखिए ऐसे नहीं है, क्योंकि जो कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कंपेयर कीजिए उस सिनेरियो से कि अगर ये भी डाउनग्रेड ना करें तो फिर गवर्नमेंट को कोई रियलिटी चेक नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एक तरह से लोग इसको एक तरह से थैंक्स और कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि देखिए समबडी इज कमिंग बोल्डली एंड सेइंग कि यार ये चीजें को इनको देखिए जरा। और सीबीओ जो एस्टिमेट्स लगा के आपको बोल रहा है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप 5.5 से 6% का डेफिसिट कैरी कर रहे हैं बजट का, और वो कम नहीं हो रहा है। अजय, अगर मतलब आप हाई लेवल पे नंबर्स देखें तो कोविड के दौरान मतलब 6.6 2020 में स्पेंडिंग चली गई थी, लेकिन अभी भी 6.5 6.4 की पे ही स्पेंडिंग है, which is very high, अजय। मतलब फॉर अ कंट्री लाइक दिस विच हैज अ रिजर्व करेंसी, तो दुनिया देखती है इसको, तो ये सस्टेनेबल नहीं है अल्टीमेटली। सो समबडी हैज शोन अ लाइट, बट हाँ, इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर मार्केट्स को हेल्प हो रही है बिकॉज इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, अजय, ये जो 2% जीडीपी ग्रोथ हर क्वार्टर में आ रही है यूएस की, पार्टली इट इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज ऑफ द स्पेंडिंग, राइट। तो अभी इन द शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नया नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एटलीस्ट गुड पॉइंट इज सिग्नल्स हैव स्टार्टेड। अनुराग, आपकी स्ट्रेटेजी बाजार में क्या रहेगी अगर 2-3% और 5% तक की अगर ये ट्रिगर्ड फॉल आती है, क्योंकि पका हुआ था मार्केट, काफी नीचे से चला हुआ था, दोनों यूएस और इंडिया, तो आप क्या करेंगे? किस लेवल्स पे आपकी नजर है? तो अजय, दोनों मार्केट्स का देख लेते हैं। इंडियन मार्केट्स पे आते हैं, आपने उसका नजरिया पूछा था, बट एज ऑफ नाउ देखिए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, बिकॉज वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो हमने, अजय, वहां पोजीशंस बनाई है जहां पर हमें वैल्यू दिखती है एंड देन वी सिट ऑन इट। सो अभी यूएस में, अनलाइक इंडियन बैंक्स, यूएस में बैंक्स आर वेरी चीप, राइट। सो हमने बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में टोटली पोजीशन बना ली है, मोस्टली रीजनल बैंक्स में, आर अपार्ट फ्रॉम बिग फोर। तो that is for a long term, 2-3-4 years, and that outlook should play out very well. Secondly, हमने energy में positions रखी हुई हैं, and that's also is a long term decadal, at least a very good story this decade. So वो play out होना चाहिए। बाकी में हमने cash deploy किया हुआ है, मतलब deploy मतलब कि वो 5% तो दे ही रहा है 1 month का आपका bond जो है। So we are ready for the opportunities. जैसे ही opportunity आएगी at a right price, we will keep deploying. Because अभी market range bound था, तो we exited at 42-4300 and we used to enter at 36, 37, 38. So वो एक trend था. So this time obviously it has run little ahead, but we think वापस आएगा। ये यूएस में, अजय, हमारी strategy है, but not afraid of saying that I'm 50% cash. Cash as in the bonds, of course. तो इंडियन मार्केट में, अजय, आई थिंक पीपल शुड कंटिन्यू अगेन। जो इन्वेस्टर्स डटे हुए हैं, अजय, सिंपल इक्वेशन है, हमारा 12% से 13% इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो आता ही है। So on a nominal terms, market will always give that return, right? Despite being expensive. Plus, I think I would say special focus on technology. I understand इसके contrary views हैं, but then वही तो market को बनाता है। तो I would say ये जो आपके cash generators हैं, the big 3-4 technology companies, ये जब भी सस्ते में मिलती है, इन पे प्लीज पोजीशंस बनाएं अगर बनानी है तो, और क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड करेगा। बैंक्स इंडिया में, अजय, बहुत महंगे हैं, they are super expensive, मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। So much so that your Wells Fargo here is cheaper than HDFC Bank. So there are questions, Ajay. ऑल राइट, अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए बढ़ेंगे आगे और आप इंडियन मार्केट्स के सेटअप को भी डिस्कस करते हैं। हालांकि अभी आप भले ही डाउ फ्यूचर्स से एक एस्टिमेशन लगाएं कि शायद हम एक पुल बैक दिखाएं, लेकिन कल का जो डेटा था वो तो एफएनओ का डेटा थोड़ा कॉशियस करने वाला है ही। डिम्पी हमारे साथ लेकर आए हैं डेटा सारा, क्योंकि एफआईज की कैश में सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग किया और विक्स में भी आप देखिए 13-13.5% की कल बढ़त दिखी है। सो और हमने देखा कि ऊपर की कॉल्स में अच्छी खासी सेलिंग भी थी, नीचे का रेंज भी खुला। डिम्पी, क्या सारा एक्शन था और आज कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बैंक निफ्टी इंडेक्स पे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट वॉच आउट करेंगे? देखिए, कल के लेवल्स को देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि मार्केट के अंदर डैमेज तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो एक सुपर एग्रेशन था वो थोड़ा नीचे जाके आके रुका है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखूंगा जो अजय भी आपके सामने बात रख रहे हैं कि एकदम से नहीं आना चाहिए और अभी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं है। देखिए, अनवाइंडिंग तो हुई है, कल 3% का ओपन इंटरेस्ट घटा निफ्टी पर। निफ्टी ने एक ही अच्छा काम कल किया है कुल मिला के, अगर मैं पूरी प्रोसेस में से देखूं तो वह अपनी क्लोजिंग 19,500 के ऊपर आके इसने अपने आप को क्लोज किया है। तो बस आज यूएस को किस तरह से हम डिस्काउंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आज गैप डाउन किया और गैप डाउन को जल्दी भर दिया और आज में हरे निशान में आ गए, तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टेड समझिए और बाजार अच्छे से शॉर्ट कवरिंग करवाएगा। और अगर आज में उसने शॉर्ट कवरिंग नहीं की और थोड़ा ड्रैग किया और कल के लेवल से भी नीचे जाके बंद किया, तो फिर मेरे को लगता है कि अभी शॉर्ट्स वालों को भी होल्ड करना चाहिए, उनको भी और रिवॉर्ड मिलना बाकी है। तो इसलिए आज का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बात रखी थी कि कल के बारे में सब जानते रहे, लेकिन आज के बारे में मुश्किल है कहना कि आज पुल बैक आएगा कि गिरावट और बढ़ेगी। जो भी होगा उस तरफ से बाजार ड्रैग करता जाएगा। नए सपोर्ट आ चुके हैं, 19,500 पहला सपोर्ट, 19,300 दूसरा, रेजिस्टेंस तो वही रहेंगे 19,800 के आसपास। आते हैं विक्स पे, और एक जरा ये बताना जरूरी है पीसीआर वगैरह। पुट कॉल रेशियो ना एक्चुअली काफी सारे लोगों को लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ बॉस। ओवरसोल्ड होने के लिए इसको 0.50 से नीचे जाना पड़ेगा और कल का विक्स अभी भी 0.75 है। इसलिए एक छोटा सा रूम बनता है कि मार्केट के अंदर अगर सेकेंड लेग ऑफ फॉल आना है, प्रॉफिट बुकिंग आनी, वो आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप नज़रअंदाज अभी करें, हाँ, लेकिन वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा नीचे आए हुए हैं। आते हैं विक्स पे। विक्स अभी भी खतरनाक लेवल पे नहीं आया, अभी वो 15, 13.5, 15 के लेवल पे नहीं पहुंचा, अभी सिर्फ 10% ही बढ़ा। और हमने कल भी आपके सामने कहा था कि 20% विक्स बढ़ने पर आपको फील गुड होगा, फील बैड होगा कि मार्केट के अंदर देखिए अब तो बुल रन खत्म हो रहा है। अभी तो सिर्फ 10% बढ़ा है। एक और चीज आपने बैंक निफ्टी के बारे में पूछी, बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ है। कल बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल लेवल्स के नीचे जाके बंद किया है। दोनों के सपोर्ट में बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद हुआ है, इसलिए ज्यादा अच्छी पिक्चर आपको बैंक निफ्टी से ही दिखेगी। इसलिए बैंक निफ्टी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में ओपनिंग के 10 से 15 मिनट के बाद चेक करने की पोजीशंस हो जाएंगी कि कवरिंग आ रही है या फिर और ड्रैग हो रहा है। ड्रैग होने पर जल्दी जल्दी मत आइएगा और कवरिंग आने पर भी एकदम से कूद के नहीं आना है। आज का दिन तो डाइजेशन का दिन है। तो दो स्टॉक्स भी समझ लेते हैं जहां पर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट में बड़ा चेंज। बताएं डिम्पी। देखिए, डिवी स्लैब पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इस तरह के माहौल में आपको सेफ्टी और ग्रोथ दोनों चाहिए होते हैं, और जो शेयर थोड़ा टूटे हुए हैं और जो चले नहीं, आप बेस बना रहे हैं, सेकंड लेग में चल रहे हैं, वो शेयर ठीक लगेंगे। आपको डिवी स्लैब दिखेगा। एक तो अपने इसने डाउनफॉल को पूरा अरेस्ट किया हुआ, दूसरा हमने एक लास्ट में एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स वो सूचक है कि जब बाजार गिर रहे थे इस शेयर ने पार्टिसिपेशन नहीं किया और ये अपने रिदम को मेंटेन रखने में कामयाब हो गया। तो ये एक ऐसा शेयर हो सकता है जो डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का एक आपको रोल प्ले कर सकता है। कल भी हमको इसके फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी, जबकि बाजार के अंदर शॉर्टिंग हो रही थी, इसमें कवरिंग हो रही थी। दूसरा इसके अंदर मूविंग अपवर्ड हो सकता है क्योंकि मेजर फॉल है। तो 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि डिवी स्लैब को इस समय वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर बनाते हैं। दूसरा शेयर एक जो वीक काउंटर हो सकता है मार्केट के अंदर, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो सकता है। हमने एक दो बार पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, उस समय बाजार के अंदर चला नहीं। या आप देख पा रहे होंगे इसका ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है, यानी कि पहले भी जिस जगह पे रुका 600-610 के आसपास, अभी भी वहीं रुक रहा है। और इस बार का जो पुल बैक आया वो कमजोर पुल बैक है, 610 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि यहां से आके थोड़ा और ड्रैग करेगा, नीचे आएगा। फिर हमने इसके फ्यूचर्स चेक किए तो देखा इसके अंदर तो फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है और 600 वाला रेजिस्टेंस पक्का रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल इस शेयर को आप थोड़ा वीक पॉइंट व्यू से देख सकते हैं, लेकिन दोनों शेयर पे ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी है, कम वॉल्यूम के साथ काम करना ज्यादा समझदारी है। रत्नेश गोयल, किरण जानी, सोनी पटनायक और जय पटेल हमारे चारों पैनलिस्ट जो आज सुबह जुड़ रहे हैं हमसे
ट्रेड की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। जेंटलमैन एंड द लेडी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सोनी पटनायक जी के को आज का ओपनिंग राउंड जीते क्योंकि सबसे अच्छी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है और बाकी सब लोग सीरियस है। और जय पटेल सेकंड और थर्ड, रत्नेश तो आप मुस्कुराए। गोयल बाकियों को मुस्कुराहट देखने के बाद रत्नेश जी मुस्कुराए, इसलिए तीसरा सवाल। लेकिन सोनी से सबसे पहले जानेंगे कि कल लास्ट आवर ट्रेड में जो 100 पॉइंट का रिबाउंड आया, सोनी जी आपका डेटा क्या कह रहा है? वो शॉर्ट कवरिंग थी, जो वीक बेयर है जो परसों से शॉर्ट किया बैठा है उसने खट से अपनी कवर कर ली, या स्ट्रॉन्ग बुल जो और 200 पॉइंट नीचे देख सकता है उसने अटेम्प्ट किया? ये लास्ट आवर ट्रेड में 19,500 के ऊपर जब हमने क्लोजिंग दी, उसके पीछे का कारण क्या था? गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और डिम्पी जी और सारे दर्शकों को भी मेरा गुड मॉर्निंग जी। देखिए, मार्केट ने कल जो एक नीजक रिएक्शन दिया है और क्रूशियल लेवल्स ब्रेक किया है, जैसे कि निफ्टी ने 19,600 तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। बैंक निफ्टी ने भी 45,000 की लेवल तोड़ा है और उसको ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। सो इसका जो है कि नीचे से थोड़ा कवरिंग हमको दिखा है। अभी क्रूशियल लेवल जो बन जाएगा निफ्टी में 19,300 का ही सपोर्ट बनेगा, क्योंकि वहीं से हमने जो रैली देखी थी वो 19,300 से स्टार्ट होके 19,900 के ऊपर गया था। सो मेरे ख्याल से 19,300 का ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा जहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो है आज के ट्रेड में बहुत ही अहम रहेगा उसका लेवल वॉच करने के लिए। या तो वो मॉर्निंग के ट्रेड में 45,100 के ऊपर दोबारा निकाल सकता है, तो उसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में जो है कि जितनी गिरावट कल हमने देखी थी और वो सपोर्ट जो उसने तोड़ा था और उसके आसपास ही क्लोज दिया है, वही लेवल वो दोबारा उसको बेस बनाने की कोशिश करेगा। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं, अगर 45,100 150 स्पॉट लेवल्स में अगर उसके ऊपर निकालता है तो शायद थोड़ा बहुत दोबारा से यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। या तो फिर अगर वो एकदम से ही आज दोबारा तोड़ने के मूड में है और 45,000 के नीचे ही ट्रेड करता रहा तो मेरे ख्याल से ये 44,500 के आसपास भी दिखा सकता है। सो आज जैसे मार्केट ओपन होता है एकदम ही मतलब जंप करके कोई भी पोजीशन ना लेने से बेटर है कि हम थोड़ा इसको वॉच करें। निफ्टी मेरे ख्याल से 19,600 का एक रेजिस्टेंस उसको लगेगा, क्योंकि 19,600 का ही उसका वो सपोर्ट था जो उसने कल ब्रेक किया है। सो जब तक वो 19,600 के ऊपर नहीं निकालता है थोड़ा उसको वॉच कीजिए, शायद हो सकता है कि आपको 19,300 तक भी दिखे और वहां से आप बाय कर सकते हैं। सो आज के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा वॉच रखते हैं एंड शॉर्ट कवरिंग होता है वो डेटा के अनुसार ही हमको पता चल जाएगा आज। राइट, ठीक है, तो ये तो डेटा को आज वॉच करना होगा। ये तो इंडेक्स पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर हमने एक डिटेल व्यू ले लिया। अब सीधा रिकमेंडेशंस पर आते हैं। हमारे साथ रत्नेश भी हैं और साथ ही हमारे साथ जय पटेल भी हैं। लेकिन एक बार क्विकली, इस वक्त की जो चार बड़ी ट्रिगर्स हैं जो बाजार पर आपको वॉच आउट करने चाहिए बिफोर यू मेक एनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने डाउ को और यूएस मार्केट को ब्रीफली डिस्कस किया कि वहां पर कल तो मिक्स ट्रेड, कल तो वहां दबाव का ट्रेड दिखा, लेकिन आप फ्यूचर्स को देखें तो वो ऊपर है, तो संकेत इतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, मॉर्गन स्टैनली ने जो इंडिया पर ओवरवेट की राय दी है उससे हमारा सेंटिमेंट, उससे हमें कितना बल मिलेगा, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नंबर्स से। टाइटन के थोड़े से कमजोर नंबर्स थे, इंडिगो के अच्छे नंबर्स थे और तमाम सारे मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारे नंबर्स आए, एचपीसीएल के अच्छे नंबर्स आए, बहुत सारे अच्छे नंबर्स आए, उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो निफ्टी की चार बड़ी कंपनियां हैं वहां क्या ट्रेड बनता है? अडानी के नंबर्स आने हैं, भारती एयरटेल के नंबर्स आने हैं, एफएनओ की कई सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आने हैं, तो ये आपको स्ट्रैटेजी याद रखनी होगी, ये बड़े क्यू पॉइंट्स। अब आज की स्ट्रेट अवे रिकमेंडेशंस पर आते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं हमारे, जय पटेल भी हैं और साथ ही रत्नेश भी हैं। जय से पहले क्विकली इस वक्त के ट्रेड समझते हैं। जय, बताएं आपकी आज की रिकमेंडेशंस। तो गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी और डीपी जी और सभी दर्शकों को। आज के ट्रेड में मुझे लग रहा है बाजार में एक अच्छा मूव दिख सकता है, स्पेशली बर्जर पेंट्स में, क्योंकि वहां पर एक कल भारी गिरावट आई थी, फिर भी बाजार और ये बर्जर पेंट अच्छा मूव दिखा रहा था, ब्रेकआउट दिया ये स्टॉक ने और अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय कर सकते हैं अपने बर्जर पेंट 717 का क्लोजिंग प्राइस है और टारगेट अपने 740 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 704। ये स्टॉक ने कल के दिन में हम देखे तो ब्रेकआउट दिया था पिछले 2 महीने का और ऑल्सो एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर और क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। सो इवन जो पेंट सेक्टर है वो भी ऐसे फॉल में थोड़ा डिफेंसिव होता है लो बीटा के कारण, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है फॉर टाइम बिंग। और दूसरा जो है प्रिज्म जॉनसन, जिस स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स के कारण एक कल भी अच्छा मूव दिखाया था, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के कारण
जो आना चाहिए उसका मूव अभी तक नहीं आया था। सो आज के दिन में मुझे लग रहा है एक दो सेशन में वो मूव आ सकता है, तो प्रिज्म जॉनसन 129 का जो क्लोजिंग प्राइस था वहां से हम बाय कर सकते हैं, टारगेट 135 और स्टॉप लॉस अराउंड 126 जितना रख सकते हैं। वहां पर भी एक अच्छा खासा मूव बन रहा है प्रिज्म जॉनसन में। ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो इसने भी काफी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, आरएसआई ओवर सोल्ड जोन से थोड़ा ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, विथ वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पर भी एक बाय अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रिज्म जॉनसन और बजर पेन दोनों आज के लिए पिक रहेंगे बाय करने के। प्रिज्म जॉनसन का कल का भाव भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4% ऊपर है, जबकि बाजार कल कमजोर था, तो इसलिए स्ट्रेंथ आना इसमें स्वाभाविक है। निजी स्ट्रेंथ इसने कल ही शो कर दी थी। बर्जर पेंट को बेनिफिट आज इसलिए मिल सकता है क्योंकि 86 वाला क्रूड वापस से 83 आया है, तो एक इमीडिएट पॉजिटिव रिएक्शन इस पे बन सकता है। कल भी इसकी क्लोजिंग अच्छी थी। रत्नेश जी, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा एक कंसर्न तो दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक हमको एंगल्फिंग बियर पैटर्न देखने को मिला है, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कॉशियस भी रखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो एक बाय एक सेल है, थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि मिड कैप में कल भी कमजोरी थोड़ी कम देखने को मिली, और ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस जो बनी रहेगी वो मिड कैप से बनी रहेगी। तो एक पहला सियांट मेरा बाय कॉल रहेगा। इसमें कल के सत्र में काफी अच्छा एक हमको ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, इससे कमजोर बाजार में भी काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली, वापिस से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलता है। तो सियांट में एक बाय लेना चाहिए। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1550 का। दूसरा एक सेल कॉल रहेगा, थोड़ा सा बोल्ड कॉल ले रहा हूँ इसके अंदर में एचएएल का। एचएएल में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा कहीं ना कहीं एक छोटा सा टॉप जरूर बनता हुआ दिख रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचएएल में एक सेल कॉल लेना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3760 का, टारगेट हमको 3650 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारे साथ पैनल पर किरण भी हैं, उनसे भी समझते हैं आज वो क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। किरण, बताएं आपकी रिकमेंडेशंस आज की। तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो फॉल आया था उस फॉल के हिसाब से डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं हम एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। अगर कोई भी डिप आता है 19,400 450 के आसपास, 19,600 700 के आसपास वापस हम रिक्लेम कर सकते हैं टारगेट, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 19,320 का रखना है। सिमिलर बैंक निफ्टी में भी 44,500 जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं वापस एक्ट करेगा। तो कोई भी डिप आता है अगर 44,600 के आसपास, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 44,500 के नीचे रखना है, और यहाँ पे भी हम 45,245 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो आज की एक्सपायरी निफ्टी के लिए 19,500 के ऊपर और बैंक निफ्टी की 45,000 के आसपास रहे, ये हमारा व्यू है एक्सपायरी व्यू। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो ऑटो सेक्टर के अंदर टीवीएस हमें काफी अच्छा लग रहा है। कल मार्केट में जहां गिरावट थी कहीं ना कहीं टीवीएस वाज इन वेरी गुड फॉर्म के उसका जो रेजिस्टेंस था 1380 उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दिया है। साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो टीवीएस हम लॉन्ग करके जाएंगे 1380 के आसपास, 1399 एज अ टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 1364 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा न्यू एज फिनटेक कंपनी में से पीपी फिनटेक हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे यहाँ पे भी आप देखोगे तो कस्टमरी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शंस कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में 720 730 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, मल्टीपल क्लोजेस और का एक रिट्रेसमेंट भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीवी फिनटेक लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। तो पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे के हिसाब से हम 746 के हिसाब से बाय करके जाएंगे, 764 एज अ टारगेट एंड 734 एज अ स्टॉप लॉस हम पीवी फिनटेक में मेंटेन करेंगे। के अंदर है ये इंटरेस्टिंग स्टॉक आपने आज उठा के लेके आए हैं आप, एकदम से ज़बरदस्त मूव इसके अंदर मिल सकता है। 734 का एक स्टॉप लॉस भी है। सोनी जी, आप आपके ट्रेड क्या हैं? एक बाय एक सेल और एक कंडीशनल बाय रहेगा। पहला जो है बाय वो मैं मेरिको में देना चाहूंगी। मेरिको जो है रिसेंटली 545 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, और कल जैसे मार्केट की गिरावट में मेरिको फिर भी ऊपर अपना लेवल्स पकड़ के रखा है काफी स्ट्रांगली। सो मेरे ख्याल से जब तक वो 550 का एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जो कि आप उसको स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं, मेरिको यहाँ से बाय कर सकते हैं 590 595 के एक टारगेट पे। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो मेरा एक सेल के तरफ रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है मार्केट, तो शायद कॉशियस व्यू लेके मैं चल रही हूँ। ये बोल्ड कॉल है एक इंडसइंड बैंक सेल करने में। सो इंडसइंड बैंक जो कल हमने देखा था वो उसने काफी लेवल्स तोड़ा है, 1400 के नीचे तोड़ के उसने उसको क्लोजिंग भी दी है, और 1400 की जो कॉल राइटर्स थी वो भी अपने थोड़ा एग्जिट मतलब और एडिशंस होल्ड कर रहे हैं, और पुट राइटर्स अपने पोजीशंस
एग्जिट कर रहे हैं। सो इंडसइंड बैंक जो है आप उसको सेल कर सकते हैं 1420 का स्टॉप लॉस लेके और 1330 1340 की टारगेट के लिए। तीसरा जो है वो एक कंडीशनल बाय है मेरे लिए, वो M&M फ्यूचर्स पे है। M&M अगर 1520 का लेवल निकालता है फ्यूचर्स में तो तब आप उसको बाय कर सकते हैं और 1480 का स्टॉप लॉस लगा के उसका टारगेट आप ले सकते हैं 1580 टू 1600 की तरफ। तो यही रहेंगे मेरे 3 स्टॉक्स आज के लिए। यार बाय तो आपको मैरिको पे दिखती है, M&M पे कंडीशनल है और साथ ही बैंक्स में इंडसइंड बैंक को तो आप सेल कर रही हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। अब हमारे साथ आज के इस सारे ट्रेड सेटअप में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारी रिसर्च टीम भी है। हमारे साथ अर्शेषा है जो हमें आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताएंगी, वमाक्षी हमें आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बताएंगी और पूजा बताएंगी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स जो कल आई हैं मार्केट आवर्स के बाद। आप सबके पास एक एक करके आते हैं, पहले पूजा से शुरुआत करते हैं। पूजा बताएं कौन कौन से बड़े नंबर्स आए कल? जी, शुरुआत सबसे पहले टाइटन से करेंगे। यहाँ पर कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय में हमें 24% की बढ़त ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर दबाव है और मुनाफा घटा है कंपनी का 2% से। इसके अलावा इंडिगो के नंबर्स भी कल आए हैं और यहाँ पर नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो काफ़ी शानदार नंबर कंपनी ने घोषित किए हैं। आय में 18% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 90% से ज़्यादा बढ़ा है कंपनी का और मुनाफा देखेंगे तो 237% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा गुजरात गैस के भी नतीजे आए हैं और कमज़ोर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। गुजरात गैस की आय में 4% की गिरावट हुई है और मुनाफा 42% से घटा है कंपनी का। HPCL के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तिमाही दर तिमाही अगर आंकड़े देखेंगे तो अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 90% से ज़्यादा बढ़ा है HPCL का। और मेट्रोपोलिस के नंबर्स भी वीक ही नज़र आ रहे हैं। आय में 1% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफा भी 13% से घटा है कंपनी का। ये कुछ वायदा बाजार से नतीजे हुए। कुछ कैश सेगमेंट से भी नतीजों की बात करें तो KSB लिमिटेड के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 31% की ग्रोथ, मुनाफा 32% बढ़ा कंपनी का। मैनकाइंड फार्मा के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 18% की बढ़त, मुनाफा 66% बढ़ा है कंपनी का। वहीं पैरादीप फॉस्फेट्स के भी नंबर कमज़ोर आए हैं। आय में 25% की बढ़त हुई है, लेकिन कामकाजी घाटा इस बार कंपनी ने घोषित किया और इस बार मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, शुक्रिया पूजा, ये सारे नंबर्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ हाईलाइट करने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ अर्शेषा भी हैं। अर्शेषा बताएंगी हमें आज के बड़े स्टॉक्स इन न्यूज़, जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ न्यूज़ का फ्लो है। अर्शेषा बताएं। जी हाँ, सबसे पहले ब्लॉक डील कैंडिडेट से शुरुआत करते हैं तो वेदांता, जहां प्रमोटर एंटिटी ट्विन स्टार करीब 4.3% स्टेक बेचना चाहती है। पेरेंट कंपनी जो वेदांता रिसोर्सेज है, उनकी डेट लायबिलिटीज ड्यू है अगले कुछ दिनों में, जिसके चलते ये ब्लॉक डील हो सकती है। इसके अलावा L&T फाइनेंस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी, यहाँ पर भी ब्लॉक डील हो सकती है। लास्ट वीक हमने खबर में बताया था कि बेन कैपिटल करीब 3.2% स्टेक बेचना चाहता है। कल के मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करें तो करीब 1 to 2% के डिस्काउंट पे ये डील हो सकती है। इसके अलावा टाइटन के नतीजों की हमने बातचीत की, लेकिन कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री भी आती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाहता है, जो करंटली 7% के आसपास है। मैनेजमेंट की माने तो उनका टारगेट डबल डिजिट मार्केट शेयर गेन्स का है। 3 to 4 ईयर्स में ये टारगेट कंपनी अचीव कर सकती है। इसके अलावा एप्टस हाउसिंग, जिसके भी नतीजे आए थे और मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट 30% प्लस का ग्रोथ टारगेट मैनेजमेंट ने दिया है और एसेट क्वालिटी भी यहाँ से इंप्रूव हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। इसके अलावा मेट्रो, उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी स्लगिश है। उनका मानना है कि ग्रॉस मार्जिन्स जो करंटली 58.1% के आसपास है, वो घटकर 55 से 57 के रेंज में आ सकते हैं। इसके अलावा थर्मैक्स ने डील विंस के बारे में बातचीत की। उनका मानना है कि लार्ज साइज के जो डील इनफ्लोज हैं, उनको अभी कुछ टाइम लग सकता है इम्प्रूवमेंट देखने में। इसके अलावा मार्जिन स्लाइटली इम्प्रूव हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और केमिकल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कल ब्लॉक डील्स हुई थी, उसकी भी बात करेंगे। कैंपस एक्टिववेयर, जहाँ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और सोसाइटी जनरल ने स्टेक खरीदा है। शीला फोम्स ने बोर्ड फंड रेज अप्रूव किया है। करीब 1200 करोड़ QIP के द्वारा फंड रेज किया जाएगा और 600 करोड़ NCD के द्वारा रेज किया जाएगा। लास्टली नियोजन फिनटेक, छोटी कंपनी है, 650 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन मधुरी मधुसूदन केला ने स्टेक खरीदा है। करीब 5.3% स्टेक खरीदा है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी।
ओके ठीक है शीशा, ये सारी की सारी खबरें हमारे लिए कंपाइल करके आने के लिए अब जरा वमाक्षी को भी अपने साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का आइडिया ले लेते हैं। वमाक्षी गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। हम देख रहे हैं कि HSBC का कहना है कि मार्जिन फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर मार्जिन रिपोर्ट किए हैं, मगर इन्होंने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है टाइटन के विनिंग ज्वेलरी बिजनेस और मजबूत ग्रोथ आउटलुक को लेकर। तो ओवरऑल HSBC ने अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली घटाया है, 3600 से घटाकर 3580 कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिगो भी हमारे रेडार पर है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे इन लाइन आए थे उनके एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी वीक Q2 आउटलुक इनकी तरफ से आ रहा है, मगर सबकी नज़र होगी Q3 पर, जहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिगो लॉस पोस्ट कर सकता है Q2 में, मगर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका ये दोनों ही काउंटर ब्रोकरेजेस की तरफ से हम देख रहे हैं कि खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें HPCL भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का कहना है कि मजबूत नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अर्निंग्स हालांकि उनके मुताबिक पीक हो चुके हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो गवर्नमेंट को होगा उसी के चलते कैपिटल एलोकेशन पर भी कंसर्न्स नजर आ रहे हैं, और ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने HPCL पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, मगर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 225 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें थर्मैक्स भी हमारे रेडार पर। जेफरीज का कहना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट जो देखने मिला है पहले तिमाही में वो आगे भी जारी रहेगा। ओवरऑल अर्निंग्स विजिबिलिटी सुधर रही है, और जिसके चलते स्टॉक में री-रेटिंग आ सकती है। तो इसी के चलते जेफरीज ने थर्मैक्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज भी हमारे रेडार पर। जेफरीज का कहना है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से इक्विप्ड है मैक्रो हेडविंड्स को हैंडल करने के लिए। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस करीब 10% से ग्रो हो सकता है, और फार्मा में कंपनी की जो एंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने PI इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की। टारगेट प्राइस दिया 4220 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे M&M फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि डिसबर्समेंट्स और कलेक्शंस काफ़ी मजबूत रहे हैं जुलाई के महीने में। स्टडी स्टेज 3 क्वार्टर जुलाई में जो इम्प्रूवमेंट नज़र आया है ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव है, और ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने M&M फाइनेंस पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 300 रुपये प्रति शेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे पैनलिस्ट के साथ हम ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। रत्नेश, किरण, सोनी पटनायक और जय, ये बताइए कि टाइटन की बात कर लेते हैं। टाइटन के नतीजे कल थोड़े से नरम आए। डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइए टाइटन के, और रिजल्ट्स भी लेके आए। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 महीने पहले ही एक बड़ी ब्रोकरेज ने ये भी कहा था कि टाइटन का वैल्यूएशन अब थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। उसके बाद से टाइटन में देखिए एक टॉप बना करीब 3100 के आसपास, उसके बाद ये सरकता हुआ 3150 के आसपास, फिर सरकता हुआ ये 2950-60 के आसपास आ गया है, क्योंकि रिजल्ट्स नरम है। कमेंट्री जो है थोड़ी सॉफ्ट नज़र आती है। नीचे की तरफ कमेंट्री लेके आएंगे डाक्टर साहब। जय, ये कितना सरक सकता है, कितना नीचे जा सकता है ये, और क्या इसके ऊपर ट्रेड बनता है? क्या थोड़ा शॉर्टिंग कैंडिडेट है ये या नहीं? एब्सोल्युटली टाइटन का अभी जो स्ट्रक्चर देखे तो थोड़ा नेगेटिव है। लोअर हाइज लोअर टॉप का लोअर हाइज लोअर बॉटम का एक पैटर्न बन रहा है, और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो था 2942 का। तो वहां पर एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट दिख रहा है, और पिछला लेवल भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ऊपर के लिए बाउंस बैक दिया था। तो मुझे लग रहा है अभी पहला ये शॉर्टिंग के लिए अभी 2942 का पहला सपोर्ट होगा, और अगर नीचे उससे ज्यादा भी नीचे सरका तो मुझे लगा 2850 का दूसरा हम देख सकते हैं, जो अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस्ड है। क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और टाइटन है जो अभी दिवाली के वक्त मुझे लग रहा है ज्यादा चल सकता है। अभी थोड़ा जैसे हिंदू त्योहार जो आते हैं खातिर वहां पर बाइंग थोड़ी कम हो जाती है गोल्ड की वो सब की, तो उसके कारण मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा नंबर डाउन हो जाएगा, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये अभी कैंडिडेट अच्छा है। बट 1-2% मुझे लग रहा है नीचे गिर सकता है। उसके बाद एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ये स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है टाइटन, ओवर द लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी के लिए 2942 और दूसरा जो टारगेट है 2950, वहां तक का एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गया सेल। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी आज जुड़ रहे हैं सुबह। मयूरेश, सबसे पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सुना है कि थोड़ा अंडर द वेदर हैं आप, और आप आ गए हमारे साथ जुड़ गए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। बट हमको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे,
आप चाहेंगे भी तो हम आधे घंटे से ज़्यादा आज आपको बिठाएंगे नहीं शो पे। मॉर्निंग अजय जी। हाँ, थोड़ी सर्दी जुकाम जैसा। ओके ठीक। हाँ, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा वाढ़ा पीजिए और थोड़ा आराम करिए। लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि एल&टी फाइनेंस में आज ब्लॉक हो रहा है। एल&टी फाइनेंस में एक अच्छी चाल आई है, नए मैनेजमेंट की बात आ गई है, टेलविंड है सेक्टर में। इस नरमी में क्या लेना चाहिए एल&टी फाइनेंस? सो मॉर्निंग टू यू अजय जी, मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल एज वेल। दो चीजें, एक आई थिंक जो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, द मार्केट हैज टेकन दैट पॉजिटिवली, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट न्यूज प्रोबेबली वाज एक्सपेक्टेड टू कम आउट। और दूसरा था नतीजों के हिसाब से। तो आई थिंक फ्रॉम अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव जो हम पूरी रिटेलाइजेशन देख रहे हैं एल&टी फाइनेंस के या पूरे बैलेंस शीट की, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बेनिफिट इवन फर्दर फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव अगले कुछ तिमाहियों में। जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं वो भी अच्छे खासे कम होते जा रहे हैं। GNPAs, NPAs are expected to trend even lower, which means जो रिटर्न रेशियोज हैं वो अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। जो ओवरहैंग है इन टर्म्स ऑफ द स्टेक सेल या जो आई थिंक एक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो चेंज हो सकती है, आई थिंक दैट प्रोबेबली वंस इट्स ओवर कहीं ना कहीं आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लाएगा। बट ये पूरी स्पेस अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग हो, होम लोन लेंडिंग हो, व्हीकल फाइनेंस लेंडिंग हो, इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और यही उम्मीद बांध के रख सकते हैं कि जो रिटर्न रेशियोज हैं, कलेक्शन एफिशिएंसीज हैं और एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं, ये रिटर्न रेशियोज को तगड़ा करेंगी। थोड़े वैल्यूएशंस डेफिनेटली हायर साइड पे आ गए हैं अलॉन्ग विद द मार्केट, तो पुलबैक्स पे बेहतर ट्रेड होगा इन माय ओपिनियन इन दिस एंटायर स्पेस। फिर एल&टी फाइनेंस हो, चुला हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इज नाउ जेस्टेड इन द प्राइस। पुलबैक्स की राह देखिए, पुलबैक आए तो ये बेहतरीन मौके होंगे टू एंटर दिस। एप्टिस हाउसिंग को लिखे आइए। आपको याद होगा 5 स्टार ने अभी 3 दिन 4 दिन पहले अपनी गाइडेंस 30% से 35% की थी। उसके बाद कल यूग्रो ने भी बहुत सॉलिड रिजल्ट्स दिए, गाइडेंस दी। एप्टिस ने भी 30% से ज़्यादा की गाइडेंस दी है ग्रोथ की। स्टॉक्स थोड़ा नरम है। 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए। जाएंगे रत्नेश के पास। रत्नेश, एप्टिस का किस लेवल पे एंट्री करने जैसा चार्ट दिखा रहा है या कोई ट्रेड नहीं है अभी इसमें? एप्टेस का ओवरऑल चार्ट देखिए तो वीकनेस ही शो कर रहा है अजय जी। कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे है। इसमें अभी किसी भी तेजी में इसने का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, इवन कि अपनी की एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई क्लियर एक तेजी का ट्रेंड तो नहीं है, पर हाँ इस न्यूज के चलते कोई तेजी आती है तो एक बार 250 के आसपास ये कहीं मिलता है तो वहां पे एक बार टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। तो वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 240 का। बट ओवरऑल अभी किसी तरह का इसमें रिवर्सल नहीं चार्ट पे तेजी के लिए, तो टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर एक बार थोड़ा सा देखा जा सकता है बस। आज दो चीज़ें इंडिगो के लिए काम कर सकती हैं। फर्स्ट, एक तो थोड़ा सा क्रूड नीचे आया हुआ है 86 से $83 के आसपास, और दूसरा इसके नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू करीब 18% के आसपास बढ़ा, बीटा 94% बढ़ा, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, गाइडेंस भी ठीक दे रहा है। तो एक बार ज़रा इंडिगो का चार्ट और चेक करवा लेते हैं। कल भी इसने अपनी गिरावट को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। सोनी जी, एक बार ज़रा इसको देखना इंडिगो को। इसके अंदर आज ट्रेड लेना चाहिए या फिर इसके लिए भी रुकने वाला दिन है आज? जी, इंडिगो कल अच्छा सपोर्ट तो लिया है लोज फ्रॉम 2540 के आसपास से, बट मेरे ख्याल से इसका एक रेजिस्टेंस है 2670 पे। जब तक वो 2670 को नहीं निकालता है तब तक थोड़ा वेट कीजिए। अगर उसके ऊपर निकालता है तो आप उसको देख सकते हैं 2730 2750 के टारगेट के लिए। बट मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज एकदम ही ऊपर खुलते ही और वो वहां से थोड़ा और मतलब प्रॉफिट बुकिंग या नीचे गिरने के चांसेस हो जाए। तो आप लेवल का इंतजार कीजिए, 2670 के ऊपर ही उसको आप खरीदें और 2750 के नीचे 2750 के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर वो ट्रेड मतलब सपोर्ट तोड़ता है 2540 तो आप इसको थोड़ा सेल भी कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही एकदम अहम सपोर्ट पे है। 2540 के नीचे तोड़ते ही वो 2400 की तरफ भी जा सकता है। तो लेवल्स वॉच कीजिए इसके अंदर मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। एक और शेयर है जो कि जुलाई सीरीज़ के अंदर काफ़ी धमाल मचा के आया था। अगस्त के अंदर उसकी ज़रा चर्चा नहीं हो रही है, और उस पर आज एक खबर भी है NCLT से जुड़ी हुई, वो है जी एंटरटेनमेंट। जय, एक बार इसके चार्ट खोलिए, मैं खबर बताता हूँ। NCLT ने डेफर कर दिया है मामले को, जो कि
सुनवाई होनी थी कि आईडीबीआई बैंक की प्ली पर यानी कि उसकी याचिका पर, वो टली है। ये शेयर अगस्त के अंदर अभी और कितना चल सकता है वापस से, अगर चलने पे आया तो? क्योंकि ये करीब करीब 240 250 से वापस 226 पे है। तो वीकली चार्ट की हम बात करें ये स्टॉक में, क्योंकि डेली चार्ट पर थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है। 200 के ऊपर जाने के बाद हमने देखा 215-20 इतना जल्दी आ गया था, फिर थोड़ा वापस से रुका और फिर वापस 240 आ गया। तो ये स्टॉक में थोड़े वोलेटिलिटी, न्यूज बेस्ड इवेंट ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छा न्यूज आया, कुछ भी अच्छा पुल बैक आया तो 260 मुझे पहला टारगेट दिख रहा है ये स्टॉक में, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इफ अच्छा न्यूज आया तो। बिकॉज ये स्टॉक में क्या हो रहा है कि बहुत टाइम से नीचे गिर रहा था, स्ट्रक्चर नेगेटिव था, बट जैसे ही न्यूज जो ट्रिगर हुई, गुड न्यूज आई, उसके बाद इसने 180 170 के लेवल से सीधा 215 220 के लेवल्स तक आके रुका और फिर लगातार 100 डे मूविंग एवरेज वो सस्टेन कर रहा था पीछे 3-4 दिन से। बट कल हमने देखा कि वो 100 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा। बट आज न्यूज जो आया उसके कारण मुझे अभी लग रहा है कि ये ओवर द टाइम अच्छा बन सकता है। 260 के ऊपर इफ सस्टेन करे तो ये स्टॉक और भी ज्यादा 310 320 के लेवल भी दिखा सकता है। बट इसके लिए ये न्यूज बेस्ड इवेंट है, तो उसके लिए हमें वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि क्या वहां से न्यूज आ रहा है। तो यही मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा कॉशियस व्यू रख के चलिए, स्टॉप लॉस रख के चलिए, बट ट्रेड मुझे पॉजिटिव साइड में ज्यादा लगता है। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ट्रेड पॉजिटिव साइड है, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आ सकता है। जी एंटरटेनमेंट को वॉच करेंगे, लेकिन जहाँ नंबर्स अच्छे आए हैं, एचपीसीएल के भी अच्छे नंबर्स आए थे। क्वार्टर 93% का जंप देखा, और रीज़न था क्योंकि क्रूड, हमें पता है क्रूड नीचे था, और एचपीसीएल, बीपीसीएल, सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन अब क्या, क्रूड की चाल भी ऊपर है, और अब नंबर्स के बाद जो इस पे ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बेस्ट इज बिहाइंड अस। तो क्या अब इस पे शॉर्ट ट्रेड, वैसे भी ये नीचे गिरना बढ़ तो नहीं रहे, रेंज में थे, और कल तो आपको दिखा कि 3% की गिरावट भी आपको दिखी, मार्केट भी वीक थी। तो क्या आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने ठीक होगा? किरण, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू बनेगा? एचपीसीएल, बीपीसीएल, क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट्स बनते जा रहे हैं या रेंज बाउंड होंगे? सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का पास्ट में हमने परफॉर्मेंस देखा था, कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस $80-83 के आसपास आ रहे, यहाँ हम प्रेशर देख रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं बीपीसीएल की बात करूँ तो बीपीसीएल में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हमने देखा था 350 के लेवल के आसपास, वहां से स्टॉक ऊपर में 400 तक गया। अब यहाँ पे देख रहे तो काफी सारा एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कल क्लोज हुआ था, लेकिन नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 350 का। तो जब तक 350 का लेवल टेकन आउट नहीं होता है तब तक कोई बड़ा करेक्शन आया ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक्यूमुलेशन करना चाहिए हमें, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छी बैट बन रही है। तो आई वुड लाइक टू प्ले कॉन्ट्रा कि कोई भी अगर डिप आता है 360 355 के आसपास तो आप बीपीसीएल में लॉन्ग करके जा सकते हैं। 350 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस हम यहाँ पे एक बार ऊपर में 400 के लेवल आप देख सकते हैं। सिमिलर पैटर्न आप एचपीसीएल में भी देखोगे तो सेम पैटर्न है, 260 265 के आसपास का क्लस्टर सपोर्ट है। तो कोई भी डिप आता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज भी दिख रही है, तो 260 65 के आसपास कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए। 250 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और यहाँ पे भी वापस आप 300 का लेवल रिक्लेम करते हुए देख सकते हो। तो दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स को आप इन लेवल्स पर भी प्लस करने की सलाह दे रहे हैं, ऊपर के लेवल्स, जबकि क्रूड ऊपर चल रहा है, और बेस्ट ऑफ द क्वार्टर तो उनके लिए हो चुका है। लेकिन ठीक है, ट्रेड इसमें दिखता है पॉजिटिव ट्रेड अब भी किरण को। कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि केमिकल स्पेस के स्टॉक्स में भी अच्छी मूव थी कल फर्स्ट हाफ में। इनफैक्ट परसों भी आप देखें तो सारे स्टॉक्स जो है रिबाउंड हुए हैं, चाहे वो नवीन फ्लोरीन हो, यूपीएल जैसे काउंटर्स हो, एसआरओ हो, सब में मूव आई है। पीआई इंडस्ट्रीज पर एक जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है, और ये एक बार मयूरेश के साथ डिस्कस करते हैं। मयूरेश, इस रिपोर्ट में जो 2-3 बातें कैटेगोरिकली की, और वैसे भी ओवरऑल आप इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है ये शेयर करें। उनका कहना है कि पीआई इंडस्ट्रीज इक्विप्ड है मैक्रो हेडविंड्स मैनेज करने के लिए, और इनफैक्ट इनका जो सीएसएम ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जो एक कुशन अच्छा दे सकता है, और ये की प्रोडक्ट ट्रैक्शन भी होगा। क्या आपका व्यू बन रहा है केमिकल स्पेस पे और स्पेशली पीआई इंडस्ट्रीज पर? क्या इन लेवल्स पर अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और प्लस करना चाहिए? मॉर्निंग प्रियंका। सो फॉर द स्पेस एज अ होल, आई थिंक अगर आप देखें जो 3 या 4 तिमाहियों पहले एक सॉफ्टनेस स्टार्ट हुई थी, दैट हैज गॉट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन नंबर्स, क्योंकि हर तिमाही में सीक्वेंशियली नंबर्स हैव बीन वर्सनिंग ऑफ फॉर 2-3 मेन रीजंस। एक, आई थिंक जो चाइनीज ओवर सप्लाई है मार्केट्स में, ये काफी सिग्निफिकेंट है, वो बल्क केमिकल्स हो या इवन सर्टेन अमाउंट ऑफ नीश केमिकल्स। सो चाइनीज सप्लाई इज
coming big into the global markets at this juncture. दूसरा आप देखें जो हम रिसेशनरी ट्रेंड्स कह रहे हैं, जो डिमांड फैक्टर्स हैं, वो काफी वीक हो रहे हैं. आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द मार्केट में जो सेकंड हैंड वॉचेस होते हैं, वो रोलेक्स हुए या अदर ब्रांडेड वॉचेस, that index has come off quite significantly. So I think, the high net worth individuals are pulling back in terms of discretionary spending. तो कहीं ना कहीं I think जो हम end user spending बोलते हैं across industries, which is also matched by freight rates, वहाँ पे rates have come down quite significantly. तो जो end user industries है, consumer हुआ, consumer discretionary हुआ, electronics हुआ, यहाँ पे कमतरता दिख रही है. तो कहीं ना कहीं I think जो commodity chemicals हैं, वहां पे जो एक मार पड़ रही है बिकॉज ऑफ ओवरऑल डिमांड, वीक डिमांड, चाइनीज ओवर सप्लाई, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, ये प्राइसेस पे भारी पड़ रही है. और कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट जो गिरे हैं उससे ज्यादा एंड प्रोडक्ट प्राइसेस गिरे हैं. तो फॉर द स्पेस आई थिंक रिकवरी और एक दो तिमाहियों तक मुझे नहीं लग रही है. फॉर पीआई इन पर्टिकुलर, एज यू आस्क्ड मी प्रियंका, दो चीजें, एक आई थिंक रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, दूसरा जो सीएसएम और सीडीएमओ दोनों सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे ग्रोथ जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, out of all the chemical companies, their commentary was the outlier and one of the best. जो plant shutdown था उसके वजह से कई दिक्कतें आई थी in terms of revenue recognition, but कहीं ना कहीं I think outlook that the management has probably shared CSM और CDMO business के लिए जो export opportunities बन के आ रही है ये कंपनी के लिए, और जब plant utilization पूरी तरह से start हो चुका है, कहीं ना कहीं I think जो back end orders है वो भी fulfillment हो जाएगी, which can be a better second half. वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, तो जिनके पास से बने रहना चाहिए, जिनको ऐड करना है डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं ये स्टॉक. आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें. एक और ब्लॉक आ रहा है, हमने एल&टी फाइनेंस के बारे में बात की, आज बाजार में वेदांता का भी ब्लॉक आएगा. अब आपको कॉल ये लेनी है कि मेटल में आप डीप डिस्काउंट पे वेदांता खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. मेटल में वैसे टेलविंड तो है, अगर यूएस इकोनॉमी मजबूत है, जो कि जिसके संकेत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मेटल काउंटर्स में आपको अच्छी रैली दिख सकती है. वेदांता का ब्लॉक आज थोड़े 2% डिस्काउंट पे होगा, और इसमें करना क्या चाहिए, क्या रत्नेश आप बताइए. 4-4.5% का ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, और देखिए स्टॉक भी थोड़ा सा टॉप आउट होके 272 की तरफ आया. ये अगर आपको मिलता है नीचे में तो आप खरीदेंगे, 260 पे ब्लॉक होगा तो वहाँ तक एक बार भाव जाएगा. ओवरऑल मेटल सेक्टर देखें तो कंसोलिडेशन में था, एक थोड़ी सी हमको 2 दिन पहले तेजी देखने को मिली थी, बट उसमें भी वेदांता का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू बना हुआ था. दूसरे मेटल सेक्टर जैसे टाटा स्टील या दूसरे सेल या एनएमडीसी की बात करें, इनकॉपर की बात करें, उनमें हमको तेजी देखने को मिलती. पर वेदांता में मुझे ऐसा लगता है कि आज एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलेगा. 260 पे जो ब्लॉक डील हो रहा है, अगर उसके नीचे वापस से और बंद होता है तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो इसको मेरे हिसाब से 250-240 तक के लिए भी लेके जा सकता है. तो एक बार 260 पे एकदम से नहीं, ब्लॉक में मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और आज की क्लोजिंग के लिए थोड़ा सा वेट करके फिर मेरे हिसाब से वेदांता में हाथ डालना चाहिए, क्योंकि दूसरे मेटल सेक्टर थोड़े से ज्यादा मजबूत दिखते हैं कंपेयर टू द वेदांता. वेदांता पे बात, एक छोटा स्टॉक है नियोजिन टेक, जिसमें वो ब्लॉक्स के बारे में बता रही थी आशीषा, आपने ध्यान दिया उस पर? उसमें मधु केला की वाइफ के नाम पे और भी कुछ, हाँ, माधुरी मधुसूदन केला ने 50 लाख शेयर खरीदे, बड़ा अमाउंट खरीद लिया. रेटर साहब अगर वो स्टॉक दिखा सकते हैं तो मेरे पास है क्या? नियोजिन टेक नाम भी तो डालिए स्टॉक का, कहीं आपके रेडार पे है क्या? किरण आप इसको जरा चार्ट पे देख के बताएंगे. नियोजिन फिनटेक छोटा स्टॉक है, लेकिन अक्सर ये स्टॉक्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं जब कोई बड़े दिग्गज इन्वेस्टर का एक्शन आता है. सो नियोजिन फिनटेक की तरफ बात करें तो 68 रुपीज के आसपास चल रहा है. जिस तरह से डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे हैं, स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा था. रिसेंटली अगर आप देखोगे तो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से डेफिनेटली एक कप एंड हैंडल पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हम गिन सकते हैं. कल जिस तरह का ब्रेकआउट है, डेफिनेटली ये न्यूज के हिसाब से वॉल्यूम बार एकदम बड़ा वॉल्यूम बार बना है डिलीवरी मार्किंग के साथ. मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है. लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखें मंथली चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है. मंथ तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इस महीने का क्लोजिंग हमें देखना पड़ेगा. अगर ये महीने का क्लोजिंग कहीं ना कहीं 65-68 के लेवल के आसपास ही आता है, तो फिर इसको क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट माना जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ऑल्सो आज हम देखेंगे कि ये फैंसी काउंटर रहेगा आज के दिन के लिए.
तो थोड़ा कॉशियस रहे। नीचे में जब 59 60 का लेवल है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर किसी को भी बैट लेनी है तो 60 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो या तो ट्रेड कर सकते हो। ऊपर में जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 80 82 के आसपास देख रहे हैं। ये कंप्लीटली चार्ट बेस्ड ट्रेड है। आप वॉल्यूम के हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट देख के 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके, ठीक है। ये शेयर करीब 68 रुपये के आसपास का है, जहाँ पे 50 लाख शेयर खरीदे गए हैं। चार्ट हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अगर आप उसको देखना भी चाहें तो ये नोटिस भी कर सकते हैं। कई दिनों से इसके अंदर धीरे धीरे बाइंग अब आपको दिख रही है, और ये बड़ा जो एक गैप सा देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये सर्किट टू सर्किट चला है कुछ दिन पहले तक शेयर। अब वापस इसमें खबर आ गई है 50 लाख शेयर की, जो कि मधुसूदन केला की वाइफ के नाम पे खरीदे गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। गौरांग शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनाफे का फंडा के लिए। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं आज के? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कल जिस प्रकार से गिरावट हमने देखी, हमने सोचा कि कुछ शेयर्स ऐसे भी है जहां पर नतीजों के आधार पर पहले तो हमारी खरीदारी की राय थी, लक्ष्यांक को लेकर के हमने ऊपर के तरफ निशाना साधा है। तो पहला स्टॉक है ऑटो क्षेत्र का, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है अशोक लेलैंड। नतीजे देखने के बाद 210 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, और जिस प्रकार के आंकड़े पहली तिमाही के आए हैं अशोक लेलैंड के, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले तिमाही में आपको इससे भी बेहतर आंकड़े बिक्री के और शुद्ध मुनाफे के आते हुए दिखेंगे, जिसके आधार पर इस लक्ष्य को हम और भी ऊपर की तरफ साधेंगे। तो पहला है अशोक लेलैंड, 210 का लक्ष्य। दूसरा है, अभी मेरे ख्याल से मेरे मित्र अजय बात कर रहे थे धातु क्षेत्र को लेकर के, वहां से हमने चुना है टाटा स्टील को। 118 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद आया था। यहाँ पर हमने खरीदारी की लक्ष्य, हमारी जो खरीदारी की राय है वो बरकरार रखी है, और लक्ष्य को ऊपर के लेके जाकर के हमने 135 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। यहाँ पर भी अगर नतीजे बेहतर आए, परिस्थिति स्थानीय मार्केट में सुधरी और फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं मांग को लेकर के, तो परिस्थिति और सुधर सकती है। ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर हम दे रहे हैं। तो आपके दर्शकों को और निवेशकों को मैं नम्र विनंती करूंगा कि अगर आप निर्णय लेते हैं इनमें निवेश करने के लिए, तो आपकी निवेश की जो समय सीमा है वो साल 1.5 साल से अधिक होनी चाहिए। ओके, ठीक है गौरांग सर। दोनों शेयर आपने बेहतरीन दिए हैं। एक तो अशोक लेलैंड, दूसरा टाटा स्टील। टाटा स्टील पे टारगेट है 135 का, अशोक लेलैंड पे 210 के टारगेट के लिए। आप कह रहे हैं कि इसको फंडामेंटली बेहतरीन शेयर है। पोस्ट नंबर आपने अशोक लेलैंड को भी चेक किया हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं कि कहाँ पे और ट्रेड बनते हैं, या फिर कुछ ऐसे अच्छा, अडानी ग्रुप में से कोई शेयर ऐसा है सोनी जो कि आपको ठीक लग रहा हो इस समय? क्योंकि कल भी गिरावट ज़्यादा नहीं थी अडानी एंटरप्राइजेस पे। मैं बार बार इसलिए फोकस करा रहा हूँ क्योंकि थोड़े सेलेक्टिव शेयर ही पकड़े जाएं, ज़्यादा खरीदे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेस एक बार जरा देख के बताइए आप। जी, अदानी एंटरप्राइजेस में मेरे ख्याल से आज रेजल भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो इमीडिएट सपोर्ट आपको दिख रहा है वो 2400 पे ही दिखेगा। ये जो है लास्ट 2 दिन से अगर मैं देखूं तो 2450 2460 के रेंज में खेल रहा है। इसका एक बेहतरीन सपोर्ट है 2400। तो जब तक वो 2400 को होल्ड करता है वो दोबारा ट्राई कर सकता है उसका एक रेजिस्टेंस निकालने में। तो रेजिस्टेंस उसका वो है 2520 के पास में है रेजिस्टेंस। तो जब तक वो 2520 के ऊपर नहीं निकालता है, मेरे ख्याल से वो वहां से 2590 2595 इमीडिएटली ले सकता है इंट्राडे में ही। तो यही सपोर्ट रहेंगे, यही लेवल्स रहेंगे। आप इसको वॉच कीजिए। 2520 के ऊपर निकालते ही आप इसको 2590 की तरफ देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आपको एकदम ही शॉर्ट सपोर्ट देखना है तो 2450, या तो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको अगर लगाना है तो 2400 का आप सपोर्ट लगा सकते हैं। ऑफिशियल हो गई, अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज के बायआउट का ऑफिशियल कंफर्मेशन अनाउंस कर दिया है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इस समय चल रहा है। मयूरेश है हमारे साथ, और इनफैक्ट यही नहीं, 9:50 पे करण अदानी हमारे साथ जुड़ेंगे भी इस एक्विजिशन के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। अभी अभी खबर ये भी आई है कि अंबुजा सीमेंट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी देगा सांघी इंडस्ट्रीज को। तो ये जो एक पहला M&A है ये होता हुआ नजर आ रहा है। कल ही सांघी इंडस्ट्रीज सर्किट पर लग गया था और
5,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे ये डील हुई है, कम से कम करीब करीब $120 पर टन के आसपास। मयूरेश, बड़ी खबर है, इसकी बात बहुत दिन से चल रही थी। फाइनली सीमेंट स्पेस में M&A ट्रिगर हो गया। कल बहुत सारे दूसरे सीमेंट स्टॉक्स भी चल रहे थे, बट अंबुजा के इस बायआउट को आप कैसे एनालाइज करते हैं? चीजें, एक आई थिंक जो एक्सपेक्टेड न्यूज थी अजय जी, आई थिंक दैट इज नाउ अ फैक्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आज काफी वॉलेटाइल रहेगी इन टर्म्स ऑफ द न्यूज डाइजेशन इटसेल्फ। दूसरा आप देखें जो कोर डायनामिक्स हैं अंबुजा सीमेंट के लिए, स्ट्रोक एसीसी के लिए भी, जो कुछ क्वार्टर्स पहले जब एक्विजिशन हुआ था और जो लक्ष्य इन्होंने रखा था टू डबल देयर कैपेसिटी ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, I think the step in the direction has been undertaken by Ambuja. तीसरा आप देखें जो अधिग्रहण ये कर रहे हैं और जो एंटरप्राइज वैल्यू आ रही है, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये सेक्टर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आई थिंक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं, दूसरा आई थिंक कितनी दूर पे की मार्केट से ये कैपेसिटीज हैं और कितना प्रेजेंस बढ़ सकता है फ्रॉम अ पैन इंडिया पर्सपेक्टिव। ये तीन चीजों के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑब्वियसली विद कंसोलिडेशन दैट इज हैपनिंग फॉर द सेक्टर इटसेल्फ, जो हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं क्षेत्र के लिए और चुनिंदा कंपनियों के लिए, आई थिंक वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दैट ऑल्सो इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर अंबुजा। और कल ही इसके नतीजे भी आए थे, नतीजे काफी एनकरेजिंग रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, रिपोर्टेड एबिट एंड रिपोर्टेड एबिटा पर टन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आई एम व्यूइंग दिस ट्रांजैक्शन वेरी वेरी पॉजिटिवली। मुझे लगता है आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है फॉर अंबुजा स्ट्रोक एसीसी अंबुजा इन पर्टिकुलर, बिकॉज दैट विल नाउ कम अंडर इट्स आर्म। और ये अच्छा खासा एक जियोग्राफिकल प्रेजेंस, दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ में सहायता, और तीसरा सिनर्जीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड बिल्ट इन करके देता है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक लॉन्गर टर्म व्यू इज ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर। ठीक है, 9:50 पे करण अदानी खुद बात करते हुए आपके चैनल पे नजर आएंगे और उसके बाद वो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे इस एक्विजिशन पे। 5,000 करोड़ का बड़ा एक्विजिशन है, क्या ये शुरुआत है और एक्विजिशन आएंगे, M&A और बढ़ेगा इस स्पेस में, आगे के प्रोस्पेक्ट क्या लगते हैं, ये सारी एनालिसिस आपको यहाँ मिलेगी। कुछ बोरा भी आ चुके हैं हमारे साथ, कुछ अंबुजा सीमेंट के चार्ट और सांगी के चार्ट चेक करके बताइए हमें जो ऑफिशियल हो गया है, और कोई और सीमेंट काउंटर्स जो आपके रेडार पे दिख रहे हो, और उसके बाद अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अगर चार्ट्स पे देखें तो अंबुजा सीमेंट एक रेजिस्टेंस जोन है 470 का, जो इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस जोन है। कल देखें आप तो मार्केट में जो फॉल आया था, तभी भी स्टॉक ने 470 के ही लेवल को रेजिस्टेंस बना के वहां से एक डिप दिया है। तो मेरे लिए स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉजिटिव है, लेकिन 470 इज बियॉन्ड 470 इज वेयर आई सी मोमेंटम कमिंग इनटू दिस स्टॉक। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना के रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन मोमेंटम आपको 470 के ऊपर लौटता हुआ दिखेगा। एंड एज आई सेड, दिस इज नॉट टू से कि इसमें पोजीशन मत बनाइए, बिल्कुल बना के रखिए, जस्ट दैट मोमेंटम आपको 470 के बियॉन्ड मिलेगा, व्हिच कैन टेक द स्टॉक टू 495 लेवल्स आल्सो। अंगी इंडस्ट्रीज, अजय मुझे ध्यान है कि मैंने कुछ समय पहले रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 78 एंड 80। अगेन इट सीम्स लाइक अ डिस्टेंट हिस्ट्री नाउ, बट रियली नॉट सो। और तब आपने क्विप भी किया था कि सीमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और देखिए द न्यूज इज आउट, द स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल। यहाँ पे मैं कहूंगा अभी भी स्टॉक में ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। टेक्निकली इतने अच्छे शार्प रनअप के बाद अभी भी स्टॉक ने अपने ओवरहीटिंग टेरिटरीज को नहीं टच किया है। बस यही होगा कि शायद इस न्यूज के बाद आपको स्टॉक सर्किट मिले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे पिछले दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका। सो दैट्स द व्यू ऑन अंबुजा एंड सांघी इंडस्ट्रीज, बोथ ऑफ देम। जहां तक देखिए ओवरऑल सेटअप की बात है, अब हो सकता है एक टेम्पटेशन हो, क्योंकि मार्केट्स इतने अच्छे चल रहे थे तो एक जो फर्स्ट डिप मिला है उसे बाय करने का मैं कहूंगा थोड़ा रेजिस्ट करें। आई विल मोस्ट सर्टेनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बट इन स्टॉक्स नॉट ऑन द इंडिसेस। 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं दोनों ही इंडिसेस, विक्स में एक अच्छा स्पाइक आया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप मार्केट्स को सेटल होने दें। आज एक्सपायरी है, बहुत सी पोजीशंस कल ही ऑलरेडी हैंड्स चेंज हो चुके होंगे, तो आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 19,300 मेरे लिए निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके बियॉन्ड मैं सीधा 18,800 का लेवल देख रहा हूं, तो थोड़ा सा होल्ड करें। बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, बट लेट्स नॉट बाय द फर्स्ट बाउंस, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें ऑन द इंडिसेस। एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात कर लो साथ ही में, तो दो पिक्स है मेरे। जैसा मैंने कहा, स्टॉक्स में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, तो एक स्टॉक जिसमें हमने बहुत ज्यादा डिप नहीं आते हुए देखा, विच इज अरविंद।
स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। नेगेटिव मार्केट में भी कल हम पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन देख रहे थे, तो यहाँ पे 141, 144 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए बाय करें। 135 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा दूसरा पिक है दैट इज बाटा। हल्का सा इसमें हमने हाई से स्टॉक को नीचे सरकते हुए देखा था, तो बाटा इंडिया अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया जा सकता है। 1775, 1790 का टारगेट, 1740 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपके स्टॉक्स रहेंगे। हालांकि बाटा इंडिया आप आज दे रहे हैं, कल परसों दोनों दिन से हम देख रहे थे जितने भी फुटवेयर स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको अरविंद और साथ ही बाटा इंडिया में दिख रहा है, और आप इंडाइसिस की जगह स्टॉक्स में बाय करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ का एक नजरिया शुरुआती, लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां आज नंबर्स भी आने हैं, क्योंकि क्रूड की जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए क्वार्टर्स अच्छे रहे हैं, और रिजल्ट वाइज पेंट स्टॉक्स के भी आज नंबर्स हैं। कैंसाई नेरोलैक के नंबर्स हैं, एक्जो नोबल के नंबर्स हैं। एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ ट्रेड बनता है। सोनी है, सोनी बताएं। नहीं, सोनी तो खैर डेरिवेटिव्स देखेंगी। एक बार हम रत्नेश से समझ लेते हैं। रत्नेश, पेंट स्टॉक्स पर क्या नजरिया होगा? कैंसाई के भी नंबर्स हैं और एक्जो नोबल के भी नंबर्स हैं। अगर एक्जो नोबल का हम देखें चार्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि काफी अच्छा इसका फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन में है। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में भी बाय ऑन डिप पे मिल सकती है, तो 2680 के आसपास में कहीं पे कुछ डीप में मिलता है तो ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी। और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो 26 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में वापस से टारगेट हमको कहीं ना कहीं इसमें वापस से देखने को मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से 28 रुपए तक के। तो एक्जो नोबल में जरूर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये तो आज के नंबर्स की बात है। एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, पूजा से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लिस्ट उन्होंने कंपाइल किए हैं जहां पर आज एक्शन है, उनमें फिर पॉसिबल ट्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे। पूजा बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? जी, सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत करें तो टाइटन में एक्शन एक्सपेक्टेड है कमज़ोर नतीजों के चलते। यहाँ पर आय में भी अनुमान से कमी देखने को मिली थी, और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो 5% की गिरावट वहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग नंबर्स के चलते। आय में 18% की ग्रोथ और मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 237% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। आय में 18% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, मुनाफा 66% से बड़ा कंपनी का। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल ने अपने ऑपरेशनल अपडेट जारी किए हैं पहली तिमाही के, और यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। अगर जुलाई के डिसबर्समेंट आंकड़े को देखेंगे तो 12% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है, और एसेट क्वालिटी में भी सीक्वेंशली सुधार देखने को मिला है। और इसके अलावा भारत फोर्ज, GNA एक्सेल, RK फोर्जिंग्स और मदरसन सुमी जैसे स्टॉक पर नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले ही जुलाई महीने के क्लास 8 नेट ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें कि करीब सालाना आधार पर देखेंगे तो 45% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। तो इस नंबर्स की वजह से यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, ठीक है। ये सारे के सारे स्टॉक्स जिस पे कहीं ना कहीं हम चर्चा भी कर चुके हैं, और कुछ एक शेयर्स अभी भी है जहाँ पे चर्चा होनी बाकी है। भारत फोर्ज एक बार जरा पता करवा लेते हैं। किरण, एक बार जरा भारत फोर्ज की चार्ट चेक करेंगे आप? 901 पे है, कल ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सो भारत फोर्ज की अगर आप बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 900 के आसपास से स्टॉक में गिरावट आई थी। इस बार हमने देखा कि 900 के ऊपर ये स्टॉक 930 तक जाके आया है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ये 900 890 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं। तो हमारे हिसाब से 890 से 900 के बीच में आपको भारत फोर्ज लॉन्ग करके जाना चाहिए। 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ये वापस स्टॉक 950 तक आ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सेगमेंट आपका और इंतजार कर रहा है, उसको भी इंतजार को खत्म करते हैं। क्या खबर है बताने के लिए शरद मिर्जा जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जेके इंफ्रा जो है फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे सुनील सिंघानिया रिलेटेड एंटिटीज जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं कंपनी में। ऑलरेडी जून के महीने में अबैकस ग्रुप का 2.65% स्टेक कंपनी में था। इसके अलावा डी स्ट्रीट इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल, इनका भी जो है नाम आया है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे वो भी 2.5% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं कंपनी में। और जो स्टॉक है उसमें भी जो है 50% से ज़्यादा का उछाल मार्च के महीने में देखने मिला है।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो लेटर ऑफ इंटेंट है उनके इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के टनल प्रोजेक्ट के लिए, वो अगले 10 दिन में आ सकता है। और हाल ही में 3400 करोड़ का NHAI का एक बड़ा ऑर्डर भी आया था उनको EPC प्रोजेक्ट्स के लिए तमिलनाडु में। मैनेजमेंट ने जो है रिसेंटली कमेंट्री भी दिया और उन्होंने कहा है कि जो ये बड़ी सी तमिलनाडु प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ओवरऑल 14 से लेकर 15% तक का मार्जिन मिल सकता है। और अगर वित्त साल 2024 के बारे में बात करें तो 20 से लेकर 25,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स जो है इस साल मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आगे जाते हुए जो ग्रोथ रेट का जो गाइडेंस दिया गया है कंपनी ने, वो लगभग 15 से लेकर 16% का दिया गया है। और इम्पॉर्टेंटली जो FY24 है, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं देखने मिल सकते रीसेंट ऑर्डर विन से। कुमार इंफ्रा, ये आपको याद होगा, हमने 3 महीने पहले आपको बताया था कि ये ठेकेदारी वाले जितने स्टॉक्स हैं जहाँ पे इंफ्रा लगा हुआ है, वहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। चाहे वो कैपेसिटी हो, चाहे वो HG इंफ्रा हो, जय कुमार इंफ्रा हो, मान इंफ्रा हो, कहीं ना कहीं EPC टाइप के स्टॉक्स बड़े अच्छा किए हैं और रिजल्ट भी बोल रहे हैं। एक और स्टॉक ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है इस बार, KSB पंप्स, MNC पंप कंपनी है। चार्ज लेके आइए, मार्जिन बढ़ा है और 40% की ग्रोथ आपको मिली है। 30 से 40% एबिटा और टॉप लाइन में भी, मार्जिन में भी ग्रोथ है, मुनाफे में ग्रोथ है, टॉप लाइन धंधे में ग्रोथ है। इसका 3-4 महीने का चार्ट लेके आए डेटा साहब। कुछ ज़रा KSB पंप के चार्ट देखिए, 2400 पे आगे आइए, क्या ये 2500 तक के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल अजय, काफी अच्छा इसमें एक्चुअली एक ब्रेकआउट देखने मिला था 2 दिन पहले। और अगर मैं कल की जो स्टॉक में एक हल्का सा हमने कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा था, उसके बाद भी स्टॉक अपना जो ब्रेकआउट लेवल है जो करीब 2280 के ऊपर है, उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हुआ था। जो लोस थे वहां पे भी अच्छी खासी बाइंग देखने मिली है एंड स्टॉक ऑफ लोस क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 2500 डेफिनेटली इसका एक पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 26-25 के करीब का निकल के आ रहा है। और स्टॉप लॉस जो है, जो ये ब्रेकआउट जोन था 2280 का, मैं इसी को बना के चलूंगा। तो अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और सस्टेन्ड मूव है डिस्पाइट द मार्केट बीइंग स्लाइटली अंडर द प्रेशर। कम समय के लिए शायद डेटा अवेलेबल होगा इसका, लेकिन किरण, मैनकाइंड फार्मा IPO के बाद से वन साइडेड स्टॉक चला है। कल धमाकेदार रिजल्ट्स, 25% मार्जिन और प्रॉफिट भी 65% बढ़ा है। सॉलिड नंबर ये देखिए, प्री ओपन में ऑलरेडी 2000 की तरफ जाता हुआ 10% सर्किट के साथ। बट चार्ट जरा देखिए, बताइए अगर लेके रखा है मैंने तो किस लेवल्स के लिए रुकना चाहिए इसको? सो ओवरऑल मैनकाइंड फार्मा की अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न हमने देखा था बिटवीन 1760 से लेके 1600 के लेवल के बीच में। अब वापस उसी जोन के अंदर स्टॉक आ रहा है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट है और जिस तरह का अभी प्री ओपन मार्केट दिख रहा है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से या तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 1700 मेंटेन कीजिए। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, आपको वापस ये स्टॉक 1900 से 2000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। तो 1700 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली कोई भी नए इन्वेस्टर बाई कर सकते हैं और टारगेट हमारा रहेगा 1900 का। ठीक है, आज निफ्टी कंपनीज में सन फार्मा के, भारती एयरटेल के भी नंबर्स हैं और फार्मा के नंबर्स, इनफैक्ट टैरो के नंबर्स कुछ दिन पहले आए थे। एक बार सन फार्मा पे भी एक ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं कि वहां पर क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी दिख रही है। वेरी क्विकली सोनी, आप बताएं। जी, सन फार्मा जो है कि वो लास्ट 3-4 दिन से मैं अगर देखूं तो 1130 का एक सपोर्ट पकड़ के रखा है। तो जब तक 1130 होल्ड करता है, मेरे ख्याल से वो दोबारा 1200 के आसपास जा सकता है। वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। 1130 को ब्रेक करता है तो आप उसको और नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, टुवर्ड्स ओनली टिल 1100 एट मैक्स। ज्यादा वीक नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से सपोर्ट होल्ड कर सकता है। और आप उसको दोबारा ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 1160 इमीडिएट निकलता है, जब तक वो 1200 1220 के ऊपर भी जा सकता है। तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपको वॉच करने के लिए। लेवल्स वॉच करेंगे। कुछ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले शेयर्स में, क्योंकि पिरामिड एंटरप्राइज नंबर्स के बाद से ही वीक था, बाजार ने कमेंट्री को भी अभी तक तो इग्नोर किया है या फिर थोड़ा चल चुका था और अब थोड़ा ब्रीदर है। आज अभी फिलहाल आपको 0.5% की बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन ये भी एक ब्रेकडाउन पैटर्न बना रहा है। पिरामिड एंटरप्राइज क्या फर्दर वीकनेस दिखा सकता है कुछ? एक्चुअली पिरामिड एंटरप्राइज, हाँ, कुछ से ये सवाल है सोनी। जी हाँ, वेल देखिए, एक मोमेंटम के बाद हम थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वॉचफुल रहें, बिकॉज एक सपोर्ट जोन था विच इज 990, उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक में जो ये डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो। हालांकि 940 to 950 का भी एक सपोर्ट जोन है जिसके पास में ही चल रहा है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। फ्रेश ट्रेड इसमें अवॉइड करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 940 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें बने रहें।
ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स भी जरा पता करते हैं जिनकी कल की क्लोजिंग ठीक हुई थी और उसके बाद क्या आज वो शेयर काम आ सकते हैं। कल हमने एक वोल्टास आपके सामने एक शेयर रखा था, उसकी क्लोजिंग ठीक थी, एक बार चेक करेंगे। सोनी आप उसको वोल्टास को कि वोल्टास मेरे ख्याल से स्ट्रांग है। अगर हम मीडियम टर्म देखेंगे तो उसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, 780 लेवल के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है, 800 के ऊपर कल क्लोज भी दिया है, तो इसमें स्ट्रेंथ मुझे अच्छा दिख रहा है। आप अगर देखेंगे इमीडिएट लेवल पे तो वो 830 तक जा सकता है, 790 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपका एकदम नियर टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म जैसे कि आप बोल सकते हैं 790 के सपोर्ट के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं 830 के टारगेट के लिए। ठीक है, देखिए देखते हैं कि ये प्री ओपन रेट्स कहाँ पे सेटल हो रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स। देखिए ये वोल्टा हम आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि इसका 750 के आसपास एक वर्स्ट केस बॉटम बन गया है, सारी नेगेटिविटी प्राइस इन हो गई है। डिम्पी ने भी चार्ट्स पे बताया था इसके बारे में। ये वापस आता हुआ 800 के ऊपर 60 पॉइंट और 250 पॉइंट सेंसेक्स। बैंक निफ्टी भी आएगा आपके चार्ट पे, कोई बहुत बड़ी भीषण गिरावट तो नहीं दिख रही है। और आप देखिए 1.5 दिन से गिर रहे हैं हम। आज अगर 150 पॉइंट 130 क्या गैप डाउन आता है, जय आप कितनी देर वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेना शुरू करेंगे? इमीडिएट आपके ट्रेड्स हैं माइंड में, या आप थोड़ा 5-10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद जिस करवट बैठती है चाल वहां पे डिसाइड करेंगे? तो मैं डायरेक्शन को देखकर ही ट्रेड लेना चाहूंगा, बिकॉज अभी क्या लग रहा है 19,400 के अराउंड मुझे लग रहा है एक डीप आ सकती है, क्योंकि आज एग्रेसिव होना लाजमी नहीं है, बिकॉज थोड़ा मार्केट आज एक्सपायरी भी और मार्केट भी थोड़ा गिरा हुआ है। तो एक बाय ऑन डीप के लिए मैं वो रणनीति रखूंगा 19,400 के अराउंड, जब बाय अराउंड 420 के अराउंड तब लेने का स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज तब तक मार्केट की डायरेक्शन मुझे नहीं मालूम चल रही। ऊपर के लेवल अगर क्रॉस करे 19,600 के वहां, तो फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तब तक मुझे कुछ फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। तो आज के लिए बैठना, शांति से बैठना लाजमी होगा, ना कि कुछ एग्रेसिव ट्रेड करके गलत डायरेक्शन में जाना, बिकॉज वो अभी मार्केट वैसी स्थिति पर नहीं है कि आप कुछ भी अनुमान लगा सको, और मार्केट को 15 मिनट्स देना चाहिए सेटल होने के लिए, उसके बाद ही फ्रेश इनिशिएट कर सकते हो जो भी डायरेक्शन मार्केट ले जाए वहां। ओके ठीक है, 50 सेकंड के बाद तो बाजार खुल ही जाएगा और करीब 50 अंकों के आसपास का आज गैप शुरुआत में दिखाएगा। आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए बस क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल हमने 19,500 के ऊपर बंद किया, आज 19,500 के नीचे खुल रहे हैं। ये बात हमने कल का आपको क्लोजिंग में बताई थी। कई बार वो ट्रैप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी भी बाकी हैं बाजार के पास। और दूसरा, ये सब कुछ डिस्काउंट हो रहा है मार्केट के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। अब आज बड़े शेयरों पर थोड़ा फोकस करेंगे। आप अगर कर सकते हैं तो ज़रा जल्दी से दिखा दीजिए। HDFC, रिलायंस और L&T 3 दिग्गज ऐसे शेयर्स होंगे जिनकी आज वेटेज की बेसिस पर मार्केट में थोड़ा बहुत डायरेक्शन तय हो जाएगा। और दूसरे शेयर्स में तो फिर हम चेक करेंगे कि अलग अलग न्यूज़ फ्लो कहाँ से आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज आपको ओपनिंग का थोड़ा मूड पता लग जाएगा, और कम से कम हमारे हिसाब से भी 700-800 एडवांसेस तो आज भी होने चाहिए। यस, 800 का नंबर ही आया और 800 एडवांसेस आपको दिख रहे हैं। 55 अंकों का नुकसान है, 19,500 का जस्ट नीचे है, 61 अंकों का नुकसान अभी हो चुका है। बैंक निफ्टी के पास 44,800 वेरी इमीडिएट सपोर्ट है। एक्चुअली कल इसी को ही घुमा के ऊपर लेके आ गया था वो, और उसके बाद अभी 146 पॉइंट से वो सपोर्ट बचा हुआ है। 850 हो चुके हैं अब करीब एडवांसेस, और डिक्लाइंस भी कम नहीं है। 600 शेयर शुरुआत में आपको मिले हुए हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, 10-15 मिनट, आपको डायरेक्शन मार्केट की क्लियर होगी, फिर आपको सौदे ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 12 रुपये नीचे, HDFC बैंक 0.5% से भी कम है, और एक्सिस, ICICI, L&T ये सब दिखा दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वेटेज से मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे होता है। अब आते हैं जरा न्यूज़ वाले शेयर्स पे, या फिर ऐसे शेयर्स पे जो थोड़ा आज मजबूती के साथ आपको चलते हुए दिखें। एक बार अंबुजा सीमेंट को दिखाइएगा, सांघी इंडस्ट्रीज को भी आप बैक टू बैक दिखा सकते हैं। इसमें दोनों का रिएक्शन शुरुआत में पता लग जाएगा। सांघी में तो कल सर्किट था 5% का, आज फिर से चेक करना होगा। इंडिगो के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, तो इंडिगो के शेयर्स पे आज आपको एक पॉजिटिव नोट आपको देखने को मिल रहा है। थर्मेक्स, PI इंडस्ट्रीज पे भी ब्रोकिंग हाउसेस ने अपनी अपनी कवरेज दी है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर वो भी दिखेगा। इसके अलावा HPCL, जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक शेयर ऐसा होगा जहां पर आज कुछ मूवमेंट आपको और मिलेगी।
ध्यान रखिएगा इस समय गिरावट 85 पॉइंट की हो चुकी है, जो मैं आपको नोटिस करा था। थोड़ा रुकने की जरूरत है, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है। कल का भी लो हमको एक बार टेस्ट करने दीजिए, जहां से हम रिकवर होके आए हैं। अगर वो ब्रेक कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और अल्टीमेट हम 19,300 के आसपास है। इस बीच वेदांता की ब्लॉक डील भी आप नीचे लगते देख पा रहे हैं, 4.5% के आसपास की है। वोल्टास और माफ कीजिए टाइटन और मेट्रो को भी एक बार दिखा दीजिए। टाइटन और मेट्रो, इन सभी शेयर्स को भी एक बार दिखाइए, इन सब पे कहाँ पे पोजीशनिंग बनती हुई दिख रही है। अब जरा मैं गेनर्स की तरफ आता हूँ। डिविस लैब, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो जैसे कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जो आज शुरुआत में आपको थोड़ा ठीक दिख रहे होंगे, इनमें बढ़त है। और बीपीसीएल में भी टाइटन टूटा, यूपीएल टूटा, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ, ये सभी के सभी शेयर्स आज आपको कमज़ोर दिख रहे होंगे। अब हम जरा हीट मैप के जरिए लेके आते हैं पोजीशनिंग इस समय क्या है। देखिए एडवांस डिक्लाइन में ना कुछ बहुत जल्दी फर्क नहीं आ रहा अभी भी, तो थोड़ा और वेट करने की रिकमेंडेशन है। ये डिविस लैब आज हमने सुबह आपको दिया था, हमने आपको 2 शेयर बताए थे, डिविस लैब और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। वो शॉर्ट था, डिविस इकलौता हमने लॉन्ग बताया, और वहाँ पे आपको हरा निशान दिख रहा है। इसके अलावा स्क्रीन ज़्यादातर आपको भी रेड दिख रही होगी, इसलिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। आतुरता, जल्दबाजी अभी ना दिखाई जाए, कई बार हेस्टी डिसीजन मार्केट में गलत भी होते हैं। आप जरा छोटे मझोले शेयर्स का आकलन आपको प्रियंका करके बता रही है और मेहमानों को भी कनेक्ट कर रही है। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन इस बीच डिम्पी मिड कैप स्पेस में हमें कई सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स तो अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंस काउंटर्स भी टॉप गेनर्स में आप देखें तो पूना वाला फिनकॉर्प है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपको 1% की मूव दिख रही है। लॉरस लैब में ब्रेकआउट पैटर्न पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं, वहां पर आप तेजी देख रहे हैं। औरोविंदो फार्मा सॉफ्ट हो गया था 1-2 दिन से, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन आज वो आप बाउंस बैक करते हुए देख रहे हैं। 2% ल्यूपिन में मूव है। तो इस वक्त फर्स्ट आपको जो मूव दिख रही है इस वक्त फार्मा में अच्छी मूव दिख रही है। फाइनेंस काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स हैं उसमें कंटेनर कॉर्प जैसे काउंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स ऊपर हैं, और आईईएक्स में भी चाल बनी हुई है पिछले 2-3 दिनों से। गिरने वाले स्टॉक्स में मिड कैप में इस वक्त गुजरात गैस, यहाँ नंबर्स आए थे, नंबर्स का एक बड़ा, और नंबर्स खराब थे, 6-6.5% की गिरावट यहाँ है। रियल एस्टेट स्पेस में भी कोई स्टेबिलिटी बड़ी नहीं दिख रही। और ब्रॉय रियल्टी नंबर्स के बाद कल भी वीक था, आज फर्दर 1.5% स्लाइड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% गिरा हुआ है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फर्दर आपको आरईसी जैसे काउंटर्स में दिख रही है। एचपीसीएल जैसे काउंटर्स में नंबर्स हालांकि अच्छे आए हैं, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग है। ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट भी यहाँ पर इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं आई है। सो ये तो मिड कैप हुआ। क्विकली एक बार स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा एक्शन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिख रहा है, जहाँ पे भी नंबर्स और न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। स्मॉल कैप में जो बड़ी आपको मूव्स दिख रही हैं उनमें इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस काउंटर सारे आपको ऊपर दिख रहे हैं आज। हाउसिंग फाइनेंस मेजरली, और दूसरे जो काउंटर्स है वेल्सपन के अच्छे नंबर्स आए थे। केसी आज भी अच्छी मूव में है। कैंपस में एक ब्लॉक था कल, इनफैक्ट सॉकजन ने वो ब्लॉक लिया, लगभग 1.5% की तेजी आज वहाँ है। पेंट काउंटर्स में इंडिगो पेंट्स अभी ऊपर है, नंबर्स भी है पेंट काउंटर्स के, अभी हम इस ट्रेड को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन गिरने वाले डेल्टा कॉर्प वहाँ पर 5.5% का 6% का डेल्टा, ये तो एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन्स लग रहा था। अजय, ऑनलाइन गेमिंग की जो बात, जी हाँ, ये हमारे सहयोगी दिल्ली से भी बार बार ये बात ब्रेक कर रहे थे स्टोरी की, बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद ना करें आप। अडिग है उनका स्टांस, और वही हुआ एग्जैक्टली। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट बहुत बढ़िया रिएक्ट किया है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो ऊपर में हरे निशान में आ गया। ये देखिए छोटा सा एक 19,440, कल का लो था 19,420, तो कल के लो से ऊपर, और आज खींच रहा है बाजार। जल्दी से ओपनिंग ट्रेड्स अपने सारे पैनलिस्ट से ले लेते हैं, एक टॉप स्टॉक जो इनके रेडार पे आ रहा है, और शुरुआत करेंगे सोनी से। सोनी बताइए ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा रहेगा बाई साइड फार्मा। आज अभी दिख रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम में है, तो आप लॉरस लैब्स बाय कर सकते हैं 364 का एक स्टॉप लॉस लेके। इसका टारगेट रहेगा 390 to 395, वो रहेगा आज मेरा ओपनिंग ट्रेड। ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? स्टॉप लॉस रहेगा 364, छोटा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, और टारगेट इसका आप 390 to 394 का स्टॉप टारगेट ले सकते हैं। समझ गए सोनी, वो तो कुछ के लिए था सवाल। कुछ बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। यहाँ पे देखिए जो पूरा ही कैपिटल गुड स्पेस है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है। तो सीमेंस मेरा यहाँ पे पिक रहेगा 3800, इसको मैं स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। टारगेट मेरे लिए यहाँ पे पहला जो है 3880 का, दूसरा टारगेट जो है 3940 का रहेगा। तो सीमेंस मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है ऑन द डिप्स। किरण, आपका ओपनिंग ट्रेड?
सो आई वुड लाइक टू गो विथ आईटी में मुझे इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरह से गैप डाउन होके रिकवर करके अभी इंट्राडे हाइस के ऊपर चल रहा है। इसके इंट्राडे चार्ट्स भी अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट है उसके आसपास ही चल रहा है। तो जब तक ये 1350 के ऊपर है, मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक गैप जो पूरा है वो फील कर सकता है, तो 1400 तक के टारगेट इमीडिएट लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लग रहा है इन्फोसिस वुड बी द बेटर चॉइस। बहुत ही शानदार इन्फोसिस आपने कॉल लिया है। मैं बता दूं आपको, कल सबसे पहले आईटी, कंज्यूमर, ये सब नाम घूम रहे थे। टेक महिंद्रा तो हरे निशान में आ गया, और अभी अभी कॉग्निजेंट की जो गाइडेंस आई है वो भी पॉजिटिव है स्पेस के लिए। लोगों ने जो मान के बैठे थे कॉग्निजेंट अपनी गाइडेंस को काटेगा, और वो नहीं हुआ, उन्होंने हेल्ड ऑन की अपनी गाइडेंस। तो आईटी पे ज़रूर, मैं आपको 15-20 दिन से बोल रहा हूँ, आईटी पे जब से टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट आया था वो बॉटम है, आपको ये भाव नेक्स्ट क्वार्टर मिलने के चांसेस कम है। यूएस इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना लोग समझ के बैठे थे। तो कुछ और ओपनिंग ट्रेड्स किसके रह गए? जय के। जय, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो पूना वाला फिनकॉप आज मेरे लिए अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, अच्छा गेन किया, 400 के ऊपर क्लोज दिया, ऑल टाइम हाई के वहां ट्रेड कर रहा है। 402 का हमने आज का हाई देखा। तो मुझे लग रहा है पूना वाला फिनकॉप में एक बस बन रहा है। जैसे हाउसिंग कंपनीज की बात हुई तो वहां पर एक माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनीज में एक अच्छा बस आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो पूना वाला फिनकॉप एक अच्छी अच्छी कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज अच्छी है, और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मुझे बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर एक बाय की सलाह होगी। 420 के अराउंड हम लेवल देख सकते हैं पूना वाला फिनकॉप के, ऑल टाइम हाई के लेवल के वहां पर है अभी। और अराउंड 387 के स्टॉप लॉस के साथ हम ये ट्रेड ले सकते हैं। पूना वाला फिनकॉप अच्छी कंपनी है और पेरेंटेज अच्छा है इसका, तो यहाँ पर एक बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, रत्नेश जी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मैं काफी देर से वेट कर रहा था नंबर आने का, क्योंकि मान इंफ्रा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। 138 रुपए के लेवल से काफी थोड़ा सा बढ़ चुका है, पर अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें या तो इंट्राडे या पोजिशनल दोनों ट्रेड ले सकते हैं। 155 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डीपर रखना चाहूंगा। 137 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। 155 रुपए तक के टारगेट मेरे को मान इंफ्रा में आते हुए दिखते हैं। ओके, ठीक है। खैर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, 7.5% हो गया मान इंफ्रा। अब थोड़ी देर पहले आते तो शायद 5% पे मिल जाता, अब 2% का और ऊपर चल गया। लेकिन फिर भी आपकी कॉल काफ़ी एग्रेसिव है, और ये शेयर अच्छे से नोटिस भी हुआ था। 2-4 दिन पहले अजय भी आपको ये बात मान इंफ्रा के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। 2 शेयर F&O बैन में है, लेकिन दोनों शेयर्स के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। एक है हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये शुरुआती दिन, फर्स्ट डे से ही बैन में था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर के नाम से मिलेगा, यस, 3.5% ये ऊपर है। इन दोनों शेयर्स पे जय, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, क्या दोनों F&O बैन में है तो कैश में ले लें? बैन के चक्कर में अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्यों करना? तो हिंद कॉपर इवन मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है 2 दिन पहले। हिंद कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, इवन आप वीकली चार्ट पर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिख सकता है। यहाँ पर बहुत टाइम बाद ये ब्रेकआउट देखा, तो यहाँ पर भी इवन फ्रेश खरीदारी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। किसी को एग्रेसिव होना है कमोडिटीज का साइड पर, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मंथली चार्ट पर दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, और 200 दिन मूविंग एवरेज के वहां जा सकता है, जो अराउंड 197 198 के अराउंड है। तो अभी भी काफी एक रास्ता खुला है ऊपर के साइड में, और निचली साइड में थोड़ा रास्ता छोटा है। तो वहां पर स्टॉप लॉस छोटा रख के आप बड़ी लंबी छलांग लगा सकते हो बाय करके अभी के लेवल से। तो हिंद कॉपर पर मैं बाय की सलाह ही दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा चला हुआ है और अभी भी चल सकता है मोमेंटम में, और कैश में खरीद के आप अच्छा इसको रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ओके, इस बीच मार्केट देखिए हरे निशान में भी आ गई थी। बैंकिंग स्टॉक्स तो इनफैक्ट हरे निशान फ्लैट हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन रिकवर हुए हैं अच्छे, स्मार्ट रिकवरी आपको दिखी है। और निफ्टी भी आप देखें 19,500 के ऊपर है। LNT ऊपर आया है, बड़े स्टॉक्स ऊपर आए हैं, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स 2 दिन की यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब यहाँ पर फ्लैट होता हुआ ट्रेड दिख रहा है, ऊपर आया है। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल भी अब ऊपर आया है 2-3 दिन की अच्छी डीप करेक्शन के बाद। एक बार देख लेते हैं कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है वेरी क्विकली। कुछ अपोलो हॉस्पिटल हो गई इसकी 1 लाख ऑफ करेक्शन, एक बड़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद 2-3 दिन से ये बहुत सॉफ्ट था। क्या आप रिकवरी ट्रेड प्ले कर सकते हैं इसमें? थोड़ा वेट एंड वॉच करें। आज फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी है आफ्टर 3 days ऑफ शार्प फॉल।
और इसका जो सपोर्ट जोन है वो करीब 4900 के आसपास आ रहा है। तो स्टिल सम वे अवे फ्रॉम दैट, कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप एक एक बेट ले सकते हो या एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। बट फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 4900 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है या यहाँ आज हमें ये पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, तब हम इसको बाई के लिए कंसिडर करेंगे, वरना इसको थोड़ा वेट एंड वॉच कैटेगरी में ही डाल के रखिए। इतने शार्प फॉल के बाद थोड़ी सी जो डेड कैट बाउंस है ये एक्सपेक्टेड की जा सकती है स्टॉक में, इसलिए मैं फिलहाल बाई नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं 4900 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए 5150 का और दूसरा टारगेट जो है ये 5275 का निकल के आएगा। बट दिस इज ओनली फॉर एन अग्रेसिव ट्रेडर हु रियली वांट टू टेक अ बेट और जो शार्प फॉल है इसको कैपिटलाइज करना चाहते हो। रत्नेश, ये बताइए हिंदुस्तान कॉपर में क्या हो रहा है? रोज 5-5, 10-10% चल रहा है ये स्टॉक, और इतना दूसरे कोई मेटल स्टॉक्स इतना नहीं चल रहे हैं। आज भी डेज हाई की तरफ आ गया, 150 क्रॉस कर रहा है। रत्नेश, हाँ, हिंद कॉपर की आप देखेंगे तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी अपने बात करी थी कि मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है हिंद कॉपर। आप हिंद कॉपर का चार्ट देखें, काफी एक अच्छा लॉन्ग राउंडिंग फॉर्मेशन इसने डेली चार्ट पे बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो तो बिल्कुल बने रहे, और फ्रेश लॉन्ग भी यहाँ पे ऐड करी जा सकती है। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहाँ पे 145 का। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पोजिशनली अगर होल्ड करते हैं तो टारगेट कहीं ना कहीं इसमें 170 और फिर उसके बाद में एग्रेसिव टारगेट 200 तक के बन सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको 2-3 सत्र पहले देखने को मिली थी, तो उसको फॉलो वापस से बाइंग आ रही है। तो इसमें जरूर एक फ्रेश एंट्री जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, ये पूना वाला फिनकॉप किसका स्टॉक पिक था आज? रत्नेश का, राइट? हमने रत्नेश से पूछा। जय का था, सॉरी, जय का था ओपनिंग ट्रेड। क्या जबरदस्त तेजी है, 401 क्रॉस कर रहा है ये, 3% ऊपर। इसका 1 महीने का चार्ट लेके आइए। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद गिरा था ये, कुछ खास रिएक्शन नहीं था। 2 दिन के बाद रिजल्ट के ये चलना शुरू हो गया, और पिछले 1 महीने में करीब 12%। एक बार रिविजिट करेंगे आप इसका टारगेट रत्नेश, ये जय? टारगेट तो वही रहेगा, 420 लग रहा है, क्योंकि अभी ओपन हो चुका है, काफी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। तो अभी पहला टारगेट मुझे 420 का ही लग रहा है। फिर हम रिव्यू कर सकते हैं आगे। अभी पूना वाला फिनकॉप पेरेंटेज मुझे बहुत बढ़िया, कोई भी एनबीएफसी स्पेस में अगर आपको कुछ भी बाय करना हो तो पूना वाला फिनकॉप में मुझे सबसे पहला बेट लग रहा है। उसका चार्ट पैटर्न सबसे बेहतरीन है। वीकली चार्ट पर देखे तो काफी कंसोलिडेशन चल रहा था, अराउंड 250 से लेके 350 के अराउंड। फिर एक अच्छा अपमूव दिखा ये स्टॉक ने, तो ये अपमूव मुझे लग रहा है एक्सटेंड बहुत हो सकता है। तो 420 क्रॉस होने के बाद दूसरा टारगेट अराउंड 450 और 460 के अराउंड मुझे दिख रहा है। बट इसके लिए अवधि थोड़ी 6-7 महीने की रहेगी। तब तक के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना हो दर्शकों को, तो बेस्ट स्टॉक है ये एनबीएफसी स्पेस में अभी के लिए। ठीक है, और आपकी दूसरी कॉल जी एंटरटेनमेंट, वहां पर भी अच्छी मूव है, 2% की तेजी वहां। इनफैक्ट आज फाइनेंस बेस्ड सारे काउंटर्स अच्छे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में भी आपको 1.5% की तेजी दिख रही है, और अच्छी शार्प रिकवरी आपको बैंक्स और फाइनेंस से आ रही है। तो इस रिकवरी ट्रेड में और कौन से स्टॉक्स हैं, सोनी से समझते। सोनी, एबी कैपिटल होगा रडार पे या फिर कोई और बैंक या एनबीएफसी आ रहा है? कि एबी कैपिटल को अगर मैं देखूं तो वो एक जो सपोर्ट दिया था, ब्रेकआउट दिया था और 180 के ऊपर, वो वहां से गया था 197 के आसपास, वहां से अभी थोड़ा नीचे आ गया है। तो मेरे ख्याल से 185 के ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं, 184 का एक सपोर्ट है, अगर वो होल्ड करता है वो दोबारा 197 की तरफ जा सकता है। 200 पे उसका एक रेजिस्टेंस है। 200 पे कॉल राइटर्स बहुत ही तेजी से तगड़े पे मतलब उसको होल्ड करके पकड़े हैं। तो जब तक वो 200 के ऊपर निकालता नहीं है, कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशन से हटेंगे नहीं। तो आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक वो 200 के ऊपर निकाल देता है तब वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो लेवल्स वॉच कीजिए, ट्रेड के लेवल्स रेंज के अनुसार ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज आप शुरुआत में देखेंगे जो मजबूती दे रहा है वो एचडीएफसी बैंक दे रहा है। हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि 2-4 शेयरों की वेटेज इतनी ज़्यादा हो गई है सिस्टम में कि उनके हिलने डुलने से ना बाजार काफ़ी तेज़ रिएक्ट करता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एचडीएफसी का ही बढ़त अपने आप में काफ़ी है। हालांकि इसको काउंटर चैलेंज दे रहा है इसका छोटा भाई आईसीआईसीआई बैंक, जो करीब 9 पॉइंट निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक को भी दिखाइए, दोनों की वेटेज अच्छी है लेकिन एक ऊपर है और एक बकायदा डेज लो के आसपास आके कामकाज कर रहा है। वर्सेस काम हो रहा है आईटीसी और एचयूएल में भी। आईटीसी ऊपर है और ये निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, बट इसी का पीयर हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते बट वो थोड़ा ड्रैग कर रहा है मार्केट को।
तो आपको सेक्टर की बात ना करते हुए सेक्टर में स्टॉक्स चुन लेने हैं। इसी तरह से वर्सेस चल रहा है एल&टी वर्सेस रिलायंस। रिलायंस बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा आज, लेकिन एल&टी सपोर्ट पे है। तो ये कुछ एक बड़े शेयर्स के बीच की जो चर्निंग हो रही है ना, वो जारी है। ये चर्निंग में थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आपको आके एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि आप किस तरफ और शॉर्ट कवरिंग करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक मार्केट का जो प्ले है वो काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी बेहतरीन और शानदार रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आ जाते हैं। एक शेयर और है लिस्ट में जो कि बार बार इंडिकेट कर रहा है कि देखा जाए, वह फार्मास्यूटिकल्स के 3 शेयर, ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। ये केवल चल नहीं रहे, ये साल के हाई पर भी हैं, 52 वीक हाई पर भी हैं। इसलिए रत्नेश, इन तीनों में से कोई पसंदीदा है तो बता दीजिए, ल्यूपिन, सन और डॉक्टर रेड्डीज। आपने 3 ऐड करे, मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, आरो फार्मा को भी नहीं भूलना चाहिए। इसने भी काफी अच्छे का ब्रेकआउट दिया है आज के सत्र में, तो उसमें भी तेजी मेरे को दिखती है। 830 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें 900 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे ल्यूपिन, तो ल्यूपिन में भी डेफिनेटली काफी एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। तो एक ल्यूपिन में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमको आने वाले दिनों में काफी टारगेट जो देखने को मिलेगा, कम से कम वो 1100 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी स्टॉप लॉस लगाने लेना चाहिए। एक बहुत पास का स्टॉप लॉस आता है 990 का, वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। 2 स्टॉक ये काफी ज्यादा आउट परफॉर्म और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक हैं और इस बीच में आपको इंडिया विक्स और दिखाना चाहूँगा। एडवांस डिक्लाइन वाली जो प्लेट आती है वो भी एक बार ज़रा दिखाइएगा, ताकि ओवरऑल मार्केट का नज़रिया आपको पता लग पाए। देखिए, चर्निंग ना बहुत फास्ट हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में, फिर एकदम से नीचे। ये इंडिया विक्स है, 1.5% बढ़ा हुआ है। कल इसी समय तक गैप डाउन जब हुए थे तो 5 से 6.5% था, तो आज वो स्पीड नहीं है। दूसरा, आज F&O में एडवांसेस ज़्यादा, NSE में एडवांसेस ज़्यादा और BSE में एडवांसेस ज़्यादा। इसलिए अगर आप पूरा बाजार का आंकलन कर रहे हैं तो बाजार के अंदर डीप रूटेड गिरावट आज नहीं है। ये कल जस्ट नंबर इसके उल्टे होके कामकाज कर रहे थे। तो इसलिए आज बड़े शेयरों को भी चर्निंग कंप्लीट करने दो, मिल जाएगी डायरेक्शन। और थोड़ी देर में गौतम शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे 10 बजे, जिनके चार्ट्स काफ़ी बेहतरीन रहते हैं। वो आपको बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, गिरावट शॉर्ट टर्म है या फिर थोड़ा और इसके अंदर मंदी आ सकती है। एक शेयर और है UPL, किसी तरह से रिजल्ट्स के बाद अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट आज थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जरा UPL पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। जय, आप UPL के चार्ट देख के बताइए। तो UPL की बात करें डिम्पी जी, तो एक काफी अहम सपोर्ट पर ये खड़ा है, क्योंकि पिछले अराउंड 27 मई को भी ये सपोर्ट था और आज उसके सपोर्ट के नीचे ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ बाय नहीं करना चाहिए, फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। शॉर्ट करना हो तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट अराउंड 598 के बाद, क्योंकि 600 थोड़ा टफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो तो उसके बाद आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो। तब तक अभी वेट करिए, बाजार को नीचे आने दीजिए, UPL को नीचे आने दीजिए, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करने की। बाय करने की कोई राय अभी नहीं है। स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज के वहां ब्रेक दिया हुआ है, तो कुछ है नहीं अभी बाय करने के लिए। सेल करने के लिए बहुत अहम सपोर्ट है 598 के नीचे, तो उसके बाद आप सेल कर सकते हो। वीकली चार्ट पर ये लेवल थोड़े मुझे अहम दिख रहे, तो ये मेरी सलाह रहेगी अभी UPL की। गजब आपका आज कॉल जय पूना वाला, 4% हो गया अब 404 के आसपास। लेकिन मैं किरण के पास जाना चाहूँगा। किरण, ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसके चार्ट को जरा चेक करके बताइए। धमाकेदार नंबर हमने फ्यूजन के देखे। कल हमने देखा है 60% प्रॉफिट बढ़ा है सालाना, और प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट डबल हो गया लगभग। NII भी 60%। स्टॉक बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 650 के आसपास आ गए। चार्ट्स पे देख के बताएं। सो ओवरऑल अगर हम फ्यूजन माइक्रो की बात करेंगे तो एक 45 डिग्री या तो एक स्मूथ इक्विटी का देख रहे हैं। जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक 300 से अभी 650 के आसपास स्टॉक चल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट से इतना कोई बड़ा डैमेज हो ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक छोटी सी रेंज बन रहा है, चांसेस है कि इसी रेंज के अंदर आने वाले समय में भी रहे। नीचे में 600 और ऊपर में 660। ये 60 रुपए की रेंज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा और समय यहाँ पे स्पेंड करेगा। जैसे ही 660 के ऊपर अगर निकल जाता है
देन देयर आर चांसेस कि हम एक बड़ी सी रैली देखें। तो करंट मार्केट प्राइस से तो वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में कोई भी डिप आपको मिलता है 610 620 तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 600 का रखिए। चार्ट और जो फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग है, चांसेस है कि आपको 700 प्लस के टारगेट आने वाले समय में दिख सकते हैं। ये औरबिंदो फार्मा को देखिए जरा, क्या जबरदस्त रिबाउंड दिया है, 850 के करीब आ गया है, 845 के करीब। फार्मा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन खास तौर पे कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं? ये वाला एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा चल रहा है। कुछ क्या औरबिंदो इस बार 900 के टारगेट से ट्रेल करना चाहिए या इवन हायर लेवल्स पॉसिबल है? चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब डिम्पी सारे फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ दो स्टॉक्स वर ऑलरेडी इन एन ओवरहीटेड टेरिटरी। आई थिंक रत्नेश ने औरोबिंदो अपने लिस्ट में ऐड करवाया था, एंड क्वाइट राइटली, क्योंकि देखिए 840 को ये पिछले 5 सेशन से क्रॉस नहीं कर पाया था। आज क्रॉस भी किया है और वहां पे सस्टेन भी कर रहा है। आप यहाँ पे देखें तो ओवरहीटिंग टेरिटरी से दूर है। तो 900 विल बी माय सेकंड टारगेट ऑन दिस। उसके पहले एक इंटरमीडिएट टारगेट में यहाँ पे 870 का सजेस्ट करना चाहूंगा। तो औरोबिंदो फार्मा में मोमेंटम है, आज हमें ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 830 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे लेके चले, तो सपोर्ट जोन जो इसके सपोर्ट जोन्स हैं काफी स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पे 830 के आसपास, और जो मोमेंटम है ये इसको और ऊपरी लेवल्स पे लेके जा सकता है। और इन दी एंटायर पैक औरोबिंदो फार्मा आल्सो लुक स्ट्रांग, एंड एज आई सेड अभी ओवरहीटिंग से दूर है, तो यहाँ पे जो चाल है ये और बड़ी यहाँ पे आ सकती है। हृदयालय को भी एक बार देख लीजिए रत्नेश, आप देखेंगे नारायणा हृदयालय को, ये जो है बहुत सारे निवेशकों के हृदय में बैठा है स्टॉक, सबसे क्लीनेस्ट स्टॉक है। अगर आप होटल स्पेस की, हॉस्पिटल स्पेस की बात करें, बेस्ट मैनेजमेंट, नंबर बहुत शानदार आए, बहुत ही शानदार नंबर आए इस बार, धीरे धीरे चल रहा है। इसका 3 महीने ये देखिए का चार्ट आएगा, फर्स्ट क्लास 35% रिटर्न, 1000 क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम। क्या लेवल्स दिखते हैं इसमें, जरा चार्ट चेक करके बताएं। बिल्कुल अजय जी, नारायण हृदयालय आप देखें एक स्लो मूवर है, बाकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है इसने। कंटिन्यू हाई हाई फॉर्मेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, फिर एक नई तेजी में चले जाता है, तो इस तरह से कंटिन्यू हाई हाई फॉर्मेशन में बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी आप देखेंगे इस बाजार के डीप में भी बहुत ज्यादा इसने कुछ करेक्शन नहीं दिया, कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ। तो 1000 रुपए का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कहीं भी मिलता है तो यहाँ पे जरूर एक बाइंग करना चाहिए। पहला जो ये आएगा वापस अपने कंसोलिडेशन जोन अपर साइड का जो 1060 है वहां तक टच करेगा, और उसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट जो मिलेगा इसको फिर वो 1100 और 1185 दो टारगेट के लिए टच करेगा। तो 1000 के आसपास जरूर इसमें बाय करें, और वहां पे फिर एक स्टॉप लॉस लगा ले 960 रुपए का। मेरे ख्याल से काफी अच्छी तेजी इसमें आने वाले दिनों वापस से देखना होगा। बाय ऑन डिप्स नारायण हृदयालय पे नंबर अच्छे आए, उसके बाद स्टॉक चल भी रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। लार्ज कैप्स में आपको अच्छी दिख रही है बाइंग। आप हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये थोड़े सॉफ्ट हुए थे जुलाई सेल्स नंबर्स के बाद, वहाँ पर मूव आपको फिर से दिख रही है। आईटीसी आपको आधा % तेज दिख रहा है, लेकिन रिलायंस से कोई बड़ी मूव नहीं दिख रहे हैं। तो लार्ज कैप्स में और इनफैक्ट दूसरे कुछ और स्टॉक्स में, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी अब फ्लैट हो गए हैं। रिलायंस भी फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा रिकवर तो हुआ है। लेकिन कोई और लार्ज कैप स्टॉक जो इस वक्त रडार पे आ रहा हो किरण? हीरो मोटोकॉर्प ये भी काफी गिरा था, यहाँ एक रिकवरी ट्रेड प्ले हो सकता है। सो ऑटो के अंदर डेफिनेटली हम देख सकते हैं ओवरऑल सेक्टर पॉजिटिव टोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो लार्ज कैप के अंदर हीरो मोटोकॉर्प की जगह आई वुड सजेस्ट कि टीवीएस मोटर, जो सुबह भी हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव टोन के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 1300 से 1385 उसके ऊपर सस्टेन्ड है। तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर में ध्यान रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी अगर कोई लॉन्ग करना चाहे तो डेफिनेटली करना चाहिए। 370 का ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड रखे। जिस तरह के चार्ट पैटर्न, अगर ऑटो में यहाँ से थोड़ा भी रिबाउंड आता है तो चांसेस है कि टीवीएस मोटर यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ऑटो लार्ज कैप के अंदर टीवीएस मोटर हमें अच्छा लग रहा है। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स को ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के पकड़ के इसको ऊपर किया जा रहा है। किसी के फंडामेंटल ठीक है नहीं है, तब भी आज निफ्टी फार्मा बाकायदा डेज हाई पे है। मेरे को तो हैरानी हो रही है। आप देखिए, मैंने एफ&ओ के सभी शेयर फार्मास्यूटिकल्स के लगाए, उसमें ग्रैंडलस इंडिया दिखाते जाइए एक बार, टॉरेंट फार्मा, जायडस लाइफ साइंसेज, लॉरेस, सन फार्मा, ग्लेन, इप्का, ल्यूपिन, औरो, ये सब एफ&ओ के शेयर्स हैं, सब के सब ऊपर है और एक टॉप गेनर है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह है, ये फ्रेश लॉन्ग है, इसमें लोग खरीद रहे हैं। ये शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है नहीं शॉर्ट्स पड़े होंगे वो कवर कर रहे हैं, शॉर्ट्स कवर नहीं हो रहा बॉस, लोग डेलिबरेटली इनको खरीद रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में अगर किसी ने कोई पोजीशंस फार्मास्यूटिकल्स की रखी है, जल्दी जल्दी पोजीशंस को ना काटें।
एक और शेयर भी है, वो रेंज में थोड़ा फंसा हुआ शेयर है, लेकिन रेंज की ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार हो नहीं रहा उससे। वो है MCX। एक बार जरा MCX के चार्ट देखेंगे किरण आप, और जरा देख के बताइए 2000 जाएगा भी या फिर यहीं फंसा रह जाएगा 1600-1700 में। सो ओवरऑल एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो 2000 जाने के लिए उसके जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है 1650 1670 उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ऑलरेडी 3 बार हम देख चुके हैं कि काउंटर ने 1670 80 के आसपास के जो लेवल थे उसको रेजिस्टेंस माना था। क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कि 1650 1680 उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन जब भी वहां से गिरता है स्टॉक हायर बॉटम बनाता है, तो ये एक अच्छा साइन है। अभी वापस अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 दिन और 50 दिन के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस हमें कहीं ना कहीं प्लॉट होता हुआ दिख रहा है, कंफर्मेशन अभी नहीं आया, बट लुकिंग एट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे 1680 का टारगेट रहेगा, जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1580 का रहेगा। जैसे ही 1680 क्रॉस करेगा 2000 तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, ठीक है। जो हम आपको बार बार कह रहे थे कि बड़े शेयरों के बीच चर्निंग में थोड़ा समय लगेगा, आप रुक जाइए। अभी देखिए 30 पॉइंट वापस से नीचे निफ्टी आ चुका है और निफ्टी बैंक करीब 65 पॉइंट नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि समय लगता है कई बार कंसोलिडेशन होने में और आपको एक तरफा डिसीजन लेने में। थोड़ी देर में करण अडानी जो कि डायरेक्टर है अंबुजा सीमेंट्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे सांघी इंडस्ट्रीज़ वाली जो डील हुई है उस पर। लेकिन उससे पहले एक ऑप्शंस का सौदा वो पता कर लेते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन देखते हैं। अक्षय भागवत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पता करते हैं आज का ऑप्शन चैंपियन। अक्षय बताइए आप। गुड मॉर्निंग। तो आज जो रणनीति रहेगी स्टॉक्स में, उसमें हमारे रिडार में है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है गए 3 महीनों से, बट एक बेसिंग आउट पैटर्न बना रहा है टेक्निकल्स के तौर पे। आप देखें तो 210 220 के स्तर पे, और हमारा मानना है कि अगस्त मंथ में ये रिवर्सल कर जाएगा और ऊपर के स्तर में आपको 240 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तेजी में अगर आप ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बुल कॉल स्प्रेड हम रिकमेंड करेंगे इस बंधन बैंक में बनाने में। तो इसमें आप 225 का कॉल बाय करें करंट रेट में, और सामने आप 232.5 का कॉल बेचे। तो ये बुल कॉल स्प्रेड में जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा करीबन 11,000। अगर बंधन बैंक एक्सपायर कर जाता है 232.5 के ऊपर फॉर दी अगस्त एक्सपायरी। स्टॉप लॉस मैक्सिमम जो कैप रहेगा, कुछ भी हो आपका स्टॉप लॉस 7,500 के ऊपर नहीं जाना है इसमें। पर अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 2:1 का पे ऑफ चाहते हैं तो एक थोड़ा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस 5,000 तक इस ये स्ट्रैटेजी में बना के चल सकते हैं। के बंधन बैंक पे पुट कॉल की एक्शन की स्ट्रैटेजी आपको अक्षय भागवत देते हुए, हमने आपको सुबह केएसबी पंप्स बताया था, ध्यान रखिए ज़बरदस्त रिजल्ट आए, और कुछ के साथ डिस्कस किया था। कुछ जरा एक बार वापस देखते हैं। केएसबी पंप्स 6% चला है, एंट्री का मौका भी दिया। लेके आइए डाक्टर साहब केएसबी पंप्स, कुछ एक बार रिविजिट करेंगे। करीब 2500 के पास जाने वाला है ये। बिल्कुल, और इनफैक्ट अगर आज डे का हाई देखें तो 2499.80, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अजय जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे वो हिट हुए हैं। बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। किसी ने अगर आज सुबह भी हमारी डिस्कशन सुन के इसको लिया हो तो 2400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें अभी बने रहें। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, एक राउंड फिगर के आसपास आप नॉर्मली देखेंगे कि इस तरह की जो सेल ऑर्डर्स होते हैं ये लगे रहते हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा नीचे आया है। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका अभी भी इंटैक्ट है। आज बहुत शार्प अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी हमें ऑलरेडी देखने मिली हैं, एंड इट्स जस्ट बीन हाफ एन आवर इनटू द मार्केट ट्रेडिंग सेशन टुडे। तो यहाँ पे 2400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। हो सकता है यहाँ पे 2500 का लेवल फिर से टेस्ट करें, और जो 2600 का सेकंड टारगेट हमने डिस्कस किया था वो भी इस पे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धानुका एग्री के एमडी के धानुका जुड़ रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करने के लिए। धानुका जी, मुझे याद है कि आपसे कुछ क्वार्टर्स पहले बात हो रही थी और आपने बताया था कि इंडस्ट्री थोड़ा सा हेडविंड्स और थोड़ी दिक्कतें फेस कर रही है। हमने उसके बाद लगातार कई बड़ी कंपनियां भी, ग्लोबल कंपनियां
आपके कंपेरेटर्स और पियर्स, इंडस्ट्री के सहयोगी, बड़ी कंपनियों ने गाइडेंस काटते हुए नजर आए। पहले मुझे एक ब्रॉड व्यू दे दीजिए, इससे पहले कि मैं नंबर्स पे आऊं, क्या इस क्वार्टर में वर्स्ट हो सकता है, हो गया हो, या अभी भी थोड़ा जारी रह सकता है प्रेशर एग्री केमिकल स्पेस पे? नहीं, अजय जी नमस्कार। ये जो वर्स्ट की बात कर रहे हैं आप, डेफिनेटली वो जून एंड क्वार्टर में खत्म हो गया है, क्योंकि जुलाई में बारिश अच्छी आ गई है। जून में जो कमजोर परफॉर्मेंस रही उसके कई कारण थे। नंबर एक, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द रेट्स। दूसरा जो है, जो एल नीनो की बात हो रही थी और मानसून लेट हो गया, उसके कारण से जो है सेंटिमेंट्स काफी लो थे मार्केट के अंदर में। और तीसरा, जो चैनल में इन्वेंट्री आई थी और बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी, डीलर एंड फार्मर्स वर रिलक्टेंट टू बाई इन एडवांस। दे वर वेटिंग कि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और अवेलेबिलिटी इजी है, तो जब चाहिएगा उस समय परचेज कर लेंगे। लेकिन जुलाई में जो है, ये जो डेफिसिट था फर्स्ट क्वार्टर का, वो पूरा हो गया और डी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ में कन्वर्ट हो गई है जुलाई एंड में। ऑलराइट धानुका जी, ये तो आपने काफ़ी एक अच्छी बात बताई, ऑफ कोर्स व्यूअर्स के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी। तो आपके जो हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें, क्योंकि जो इफेक्ट रहे हैं, आपके हाई इन्वेंट्री कॉस्ट थी और थोड़ा सा प्राइस मार्जिन था, तो क्या आप ये सुधरते हुए अगले कमिंग क्वार्टर्स में दिख सकते हैं? या बिल्कुल, देखिए अभी सीजन फुल स्पीड पे चल रहा है, डिमांड काफी है मार्केट के अंदर में, तो प्राइसेस या तो ऊपर जा रहे हैं या स्टेगनेंट है। अब उस रिडक्शन जो है वो खत्म हो गई है, तो मार्केट में सेंटीमेंट्स काफी इंप्रूव हुए हैं, डिमांड काफी है। अवेलेबिलिटी में भी कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर में चैलेंज आने लगा है, तो आने वाले क्वार्टर के अंदर में डेफिनेटली वी विल हैव मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ in this quarter, second quarter. धानुका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। और ये व्यू जो व्यूअर सुनना भी चाहते थे, आपने बता भी दिया कि आने वाले क्वार्टर बेहतर होंगे। जितना वर्स था वो ऑलमोस्ट अब इस क्वार्टर तक हो चुका है और आगे वाले क्वार्टर अब अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा और क्योंकि हम ये बहुत बॉम्ब्ड आउट स्पेस है। मैं आपको कई दिन से बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप एसआरएफ को देखिए, अगर आप डायरेक्टर साहब ये सारे स्टॉक्स का ना 1 ईयर चार्ट लेके आइए, और हम कुश और सोनी से सब डिस्कस करेंगे। 1 साल का, यूपीएल का 1 साल का, आप लेके आइए एसआरएफ का, आप लेके आइए इंडिया पेस्टिसाइड्स का, आप धानुका का लेके आइए, आपको नजर आएगा ये सब 52 वीक लो पे स्टॉक्स अवेलेबल है, एग्री केमिकल, पेस्टिसाइड स्टॉक्स। और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इसके अंदर हो गई है, कहीं ना कहीं छोटा स्पार्क अगर आया, जैसे कि धानुका जी खुद भी कह रहे थे कि वर्स्ट प्राइस इन होता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है कि अर्ली साइंस हैं एटलीस्ट। और इस सेक्टर का जो बॉटम है ना, वो एक पॉइंट नहीं होगा, एक फेज होगा। प्राइस घटना कम हो जाएंगे, पहले स्टेबल हो गए, जैसे उन्होंने कहा कि कम से कम घटना तो रुके, स्टेबल हुए, डिमांड वापस आई, इन्वेंट्री बहुत जो बढ़ गई थी वो कम होना शुरू हुई, तो स्टॉक चलने लगेंगे। तो एनीवेज, केस भी बम्स नहीं, वो तो इंजीनियरिंग कंपनी है। एग्री केमिकल की हम बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशलिटी केमिकल की भी बड़ी पिटाई हुई है। कुछ आप एग्री केम में कुछ बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स को पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे या अभी अर्ली है? तो अच्छा, देखिए थोड़ा अर्ली है फॉर श्योर, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक रिबाउंड डेफिनेटली अटेम्प्ट कर रहे थे, बट जैसे यूपीएल है फॉर एग्जांपल, वो फेल होता हुआ नजर आया है। अब मुझे ध्यान है एसआरएफ का जो पहला सेल कॉल था, मैंने करीब 2400 2350 के लेवल्स के आसपास दिया था, और वहां से स्टॉक करीब 2050 के आसपास तक चला गया था। तो यहाँ पे एक बॉटम अटेम्प्ट करके एक रिबाउंड होता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे लिए फिलहाल अगर कोई एक पिक बनेगा तो वो एसआरएफ बनेगा, बिकॉज यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का एक साइन है। अदरवाइज मैं कहूंगा बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा टू गेट एन एंट्री, बिकॉज अभी भी बॉटम फॉर्मेशन के कोई भी संकेत नहीं है इन एनी ऑफ द अदर स्टॉक्स। अगर आप एसआरएफ को लॉन्ग कर रहे हैं तो 2150 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले, ऊपर में 2350 जहां पे से कुछ एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट एंड 2500 ये, बट दिस विल ऑल बी दिस विल बी अ पोजिशनल बेट, नॉट फॉर अ नियर टर्म ट्रेडिंग बाउंस। बेट्स हैं, लेकिन अभी अर्ली होगा कुछ के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इस बीच जहां जहां रिकवरी आई है उनमें अब आपको कुछ एफएमसीजी, मिड कैप एफएमसीजी नेम्स भी दिख रहे हैं, इमामी जैसे स्टॉक्स,
मेरिको के नंबर, डाबर के नंबर्स हैं आज, मेरिको भी आज रडार पर था। इमामी में क्या ट्रेडिंग गेन्स के लिए, और जिस तरह से एफएमसीजी चला भी है पीछे, क्या एक बार के लिए इमामी में पोजीशन देखना चाहेंगे आप किरण? सो इमामी की अगर हम बात करें, जिस तरह से ओवरऑल हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि एफएमसीजी काउंटर के अंदर भी डिवाइडेड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिख रहा है, और एफएमसीजी के अंदर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से आईटीसी के अंदर ही फोकस करना चाहिए। रीजन बीइंग 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, और 450 उसका एक ट्रेडिशनल सपोर्ट भी बन चुका है। लास्ट टाइम भी हमने डीमर्जर की न्यूज के बाद जो एक पैनिक लो देखा था, वो कहीं ना कहीं 450 के आसपास ही था। और जब भी मार्केट इस तरह के क्रैश के अंदर हो, या तो प्राइस करेक्शन इस तरह से फास्ट आता है, तो जनरली हमने देखा है कि आईटीसी वहां पे अच्छा एक डिफेंसिव रोल प्ले करता है। तो एफएमसीजी के अंदर भी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन आईटीसी ओनली। ओवरऑल कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए, 450 का स्टॉप लॉस, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको वापस 480 485 तक टारगेट दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आईटीसी के साथ हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, आपको एफएमसीजी प्ले में आईटीसी स्ट्रेंथ दिखती है और उसके साथ बने रहना चाहेंगे, लेकिन आप कुछ और आईटी प्लेस की भी बात करते हैं। मिड कैप आईटी में अगर कांग्रेसन ने अपनी गाइडेंस नहीं घटाई है तो ये ऑफ कोर्स आईटी के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी है, और आप देख भी रहे हैं कि आईटी काउंटर्स में अब गिरावट नहीं आ रही, इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ ही दिखा रहे हैं। कुफोर्ज जैसे काउंटर्स क्या इस मौके पर खरीदना सही होगा? सोनी एक बार बताएं आप। कोफोर्ज पूछ रहे हैं, राइट? सोनी बताएं कुफोर्ज। जी, कोफोर्ज में देखिए 4740 have approved the acquisition of Sanghi Industry Limited at an enterprise value of rupees 5,000 crores. Ambuja Cement will acquire 56.74% shares of Sanghi Industries from its existing promoter group, Mr. Ravi Sanghi and family. Sanghi Industry runs an integrated unit at Sanghipuram in Kutch district of Gujarat. It has a clinker capacity of 6.6 million ton per annum, cement capacity of 6.1 million tons per annum, and limestone reserves of 1 billion ton. The cement capacity will be expanded further and will be taken to 15 million tons per annum in next 2 years. We will also invest in deepening and expanding the captive port capacity in order to accommodate larger vessel sizes of 8,000 DWT. Our vision is to produce lowest cost clinker in the country at Sanghipuram, and then transport this clinker as well as bulk cement through coastal routes to the markets of Saurashtra, South Gujarat, Mumbai and Mumbai metropolitan region, Karnataka and Kerala. Synergies with the assets of Adani Ports will help us in implementation of this strategy. With the right implementation, we are very confident that we would be the lowest cost supplier of cement in all of these markets. The acquisition of Sanghi Industries will help Ambuja to strengthen its market leadership and increase its cement capacity to 73.6 million ton per annum from the current capacity of 67.5 million tons per annum. With the ongoing capex of 14 million tons per annum and commissioning of 5.5 million tons per annum of cement capacity at Dahej and Ametha in Q2 of FY23, the Adani Group's capacity will be 101 million tons per annum by 2025. Ambuja's goal of 140 million ton per annum capacity by 2028 is well on track, and with this acquisition, we are very confident that we will achieve this ahead of time. ये कमेंट्री आ रही थी करण अदानी से, जो डायरेक्टर हैं अंबुजा सीमेंट्स के, और ये जो आपको ट्रांजैक्शन जो 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी को, सिनर्जीज क्या मिलती हैं, और इस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंज्यूमर स्टॉक्स में अभी एक और बात धानुका जी कहे गए जो आपको ध्यान देनी चाहिए थी, कि बारिश अच्छी हुई है और एग्री स्पेस में रिबाउंड आ रहा है। अगर एग्री स्पेस में रिबाउंड होगा तो एग्री टाइप के जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, डाबर हो गया,
मैरिको हो गया। डाबर के बारे में बात करेंगे। डाबर आज थोड़ा कमज़ोर है, क्या इसके अंदर एक रिबाउंड ट्रेड बन रहा है? ये देखिए नीचे के 545 के भाव से अच्छा रिबाउंड दे रहा है। क्या ये आप लेंगे स्टॉक गिरावट में? रत्नेश ओके, रत्नेश है नहीं, हमारे साथ किरण है और बाकी लोग भी हैं। किरण बता दीजिए, आप ही बता दीजिए डाबर में क्या ट्रेड बन रहा है। ओके चलिए कुश के पास चलते हैं। किरण और रत्नेश जा चुके हैं, लेकिन कुश, जय और सोनी हमारे साथ हैं। कुश आप बताइए क्या ट्रेड बन रहा है डाबर में? अच्छा, मैं कहूँगा डाबर को आप फिलहाल अवॉइड लिस्ट में रखें। आई नो एक बहुत शार्प बाउंस हमने डे लो से देखा है, जहां 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक स्लिप हुआ है और उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक टेम्पटेशन डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं तो 540 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसी वहीं का लो बनाया है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी नेगेटिव है, तो इट विल बी टू अर्ली टू कॉल अ बाय ट्रेड ऑन डाबर जस्ट येट। लेकिन इसके सामने जो आपने दूसरा स्टॉक मेंशन किया मैरिको, ये मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बाइंग कैंडिडेट है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो डिप आया था स्टॉक में उसे आप एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर कह सकते हैं, जहां पे स्टॉक 555 के लेवल्स तक गया था, वहां से एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखा रहा है। तो अगर आप इस थीम को प्ले करना चाहें तो मैरिको विल बी अ प्रेफर्ड बेट। यहाँ पे जो इनिशियल टारगेट है ये 580 का है, दूसरा टारगेट जो है ये 595 का है, और स्टॉप लॉस आप लेके चले 555 जो इसके रिसेंट सपोर्ट जोन्स हैं। सो मैरिको ओवर डाबर इफ यू वांट टू प्ले दिस थीम। ओके, मैरिको लेंगे, आप प्रेफर करेंगे, डाबर नहीं। ठीक है, डाबर क्या नंबर्स भी हैं, देखना होगा, लेकिन थोड़े से ऊपर तो आए हैं मामी जैसे स्टॉक्स भी उसी स्पेस के, देखना होगा कैसे चाल इनकी पैन आउट होती है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, और